हे गाइस, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हमने स्टार्ट करा हुआ है जीएसटी का रिवीजन। लास्ट क्लास में हमने देखा था फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स ने बहुत खुशी दी है मुझे सच में अच्छा लगा कि जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं वो आपको पसंद आ रही है, आप इसे एंजॉय कर रहे हो, आपका बेनिफिट हो रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। यहां से आएंगे बैक टू बैक वीडियोस रिवीजन की, और वहां से अच्छा लगा तो लाइक्स और कमेंट्स के अंदर मेरा फीडबैक। ठीक है, चलो। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सेक्शन नंबर 7 जो कि अगला चैप्टर है सप्लाई, उसका फ्लो क्या है। सर सेक्शन 7 के हैं 3 सबसेक्शन। पहला है 7 सबसेक्शन 1 जो बताता है सप्लाई क्या बनेगा, इसके 3 क्लॉज ए बी और सी। उसके बाद आएगा 7 सबसेक्शन 1A जो बताएगा कि ऊपर जो सप्लाई बन चुका है वो गुड्स का है या सर्विस का है, यानी कि क्लासिफिकेशन आएगा। फिर आएगा 7 सबसेक्शन 2 जो कि बताएगा नेगेटिव लिस्ट, कि चाहे 7 सबसेक्शन 1 ने सप्लाई बोला हो पर अगर 7 सबसेक्शन 2 ने बोला नहीं भाई साहब हम सप्लाई नहीं मानेंगे, हम इसको नेगेटिव लिस्ट में लेके जाना चाहते हैं, तो अब वो चीज सप्लाई नहीं बनेगी। फिर 7 सबसेक्शन 3 था कि गवर्नमेंट अगर कुछ और क्लासिफिकेशन करना चाहे कि जो सप्लाई बन चुका है वो गुड्स का है या सर्विस का है, वो 7(3) में भी लिख सकती है गवर्नमेंट, पर अभी तक वो खाली पड़ा हुआ एरिया। खैर, अब चलते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक है 7 सबसेक्शन 1 जिसके हैं 3 क्लॉज ए बी और सी कि सप्लाई आखिर होता क्या है। तो पहले मैं लेके जा रहा हूं आपको सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ये कहता है सप्लाई मींस ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब गुड्स दो वो भी सप्लाई, सर्विस दो वो भी सप्लाई, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के दो वो भी सप्लाई। अब जो आप दे रहे हो चाहे सेल के नाम से दो, ट्रांसफर के नाम से दो, बार्टर के नाम से दो, एक्सचेंज के नाम के दो, लीव्स के नाम से दो, डिस्पोजल के नाम से दो, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गुड्स या सर्विस जा रहे हैं, सेल के नाम से जाएं तो भी सप्लाई, एक्सचेंज के नाम से जाएं तो भी सप्लाई, बार्टर के नाम से जाए तो भी सप्लाई, लीज के नाम से जाए तो भी सप्लाई, डिस्पोजल के नाम से जाए तो भी सप्लाई, रेंटल के नाम से जाए तो भी सप्लाई, लाइसेंस के नाम से जाए तो भी सप्लाई, यानी कि कुछ भी चीज छोड़ी नहीं है भाई। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे गुड्स या सर्विस ट्रांसफर हो रहे हैं तो सप्लाई बनेगा। ओके सर, खत्म क्लॉज ए? नहीं बच्चे, जब यहां से वहां गुड्स या सर्विस जा रहे हैं तो वहां से क्या आएगा सर? कंसीडरेशन आएगा, या तो कैश में आएगा या काइंड में आएगा, टू वे होता है ना बेटा। और थर्ड, सप्लाई तभी कहोगे अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब बिजनेस होना चाहिए। पर्सनल यूज के लिए जा रहा है, पर्सनल यूज नहीं कहूंगा, मतलब अदर देन बिजनेस अगर कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है तो नहीं बनता सप्लाई। समझाता हूं क्या बोलना चाहता हूं। मैं गया शॉपकीपर के पास ये पेन खरीदने के लिए। मैंने बोला शॉपकीपर भाई साहब ये पेन परचेज करना है। उसने बोला 100 रुपीज का है। मैंने 100 रुपीज दिए, कंसिडरेशन दिया, वहां से मुझे गुड्स में ये पेन मिला। शॉपकीपर एनजीओ खोल के बैठा है या अपनी शॉप बिजनेस कर रहा है? सर वो बिजनेस कर रहा है, तो शॉपकीपर ने गुड्स की सेल करी फॉर अ कंसिडरेशन, मैंने 100 रुपीज पे करे उसके बिजनेस के लिए। तो ये बन गया 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई। ये पेन जो यहां आया, जो ये कंसिडरेशन वहां गई, उसके बिजनेस के लिए सप्लाई बन गया, जीएसटी आएगा। मैं घर आया, मेरा छोटा भाई घर में पढ़ाई कर रहा था, उसका पेन खराब हो गया। उसने बोला भैया भैया अपना पेन मुझे दे दो ना। मैंने अपना पेन उसको दे दिया। मैंने सोचा मैं कल जाके एक और पेन परचेज कर लूंगा। मैंने ये पेन अपने भाई को दिया। हो सकता है मेरा भाई मुझे 100 रुपीज पे कर दे, फ्री की बात बाद में करेंगे, हो सकता है मेरा भाई मुझे 100 रुपीज पे कर दे पेन के लिए। उसने मुझे 100 रुपीज पे कर दिए, मैंने उसको पेन दे दिया। अब सोचो, पेन भाई के पास गया, गुड ट्रांसफर हुआ, कंसिडरेशन भी आई, पर क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं या पर्सनली दे रहा हूं? ऐसे ही सर, ऐसे ही कर रहा हूं। आपका काम पेन देना थोड़ी है। बिल्कुल ठीक, यानी ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है, गुड्स गए,
कंसीडरेशन भी आई पर सप्लाई नहीं है क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, पर्सनली जा रहा था। समझ आ गया डिफरेंस? यानी 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है तो तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। गुड्स यहां से वहां या सर्विस यहां से वहां जा रहे हैं, अब सेल के रूप से जाए, एक्सचेंज जाए, बाटा जाए, लीज जाए, रेंटल जाए, लाइसेंस जाए, डिस्पोजल जाए, सामने से कंसीडरेशन भी आना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। समझ आ गया जी सर? तो इसी में एक और एग्जांपल लूं, अभी तो मैंने बता दिया बिजनेस होना जरूरी है। सेकेंड केस, मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने बोला भाई साहब पेन परचेज करना है, पैसे नहीं है। उसने बोला उधार तो मैं करता नहीं हूं पर आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, चलो एक काम करो ऐसे ही ले जाओ। ये नहीं बोला कि बाद में दे देना, क्या बोला? ऐसे ही ले जाओ। मैं ऐसे ही पेन लेके फ्री में आ गया। पेन ट्रांसफर हुआ? हाँ। क्या वो बिजनेस कर रहा था? हाँ। क्या कंसीडरेशन गया मेरी साइड से? नहीं गया। तो सप्लाई 7(1)(a) के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, क्योंकि 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई बनना है तो तीनों पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। गुड्स यहां से वहां, सर्विस यहां से वहां, कंसीडरेशन का ट्रांसफर और बिजनेस के लिए। समझ आ गया? ठीक है, और थोड़ा डीप में चलते हैं इसके अंदर। सर एक्सचेंज का एग्जांपल लेके बताओ। मैं बताता हूं। मैं मोबाइल फोन परचेज करने गया था। मोबाइल फोन की कॉस्ट है मान लो 50,000 रुपीज की। अगर मैं 50,000 पे करके फोन खरीद के आऊंगा, सेल की ट्रांजैक्शन है, 50,000 के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। सेकंड केस लेते हैं, मैं मोबाइल खरीदने गया, 50,000 का था। मैंने बोला भाई साहब मेरा पुराना फोन एक्सचेंज कर दोगे? उसने बोला एक्सचेंज कर दूंगा। मैंने उसको पुराना फोन दिया, उसने वैल्यू लगाई मान लो 15,000 तो अब मैंने उसको पुराना फोन दिया 15,000 का, नया फोन है 50,000 का। अब मैं एडिशनल मनी कितना दूंगा? सर 50,000 का फोन था, 15,000 का एक्सचेंज हो गया तो 35,000 रुपीज देके नया फोन लेके आ जाओ। मैं 35,000 रुपीज देके और अपना पुराना फोन जिसकी वैल्यू 15,000 थी देके फोन खरीद के आ गया। जीएसटी कितने पे आएगा? 15,000 पे, 35,000 पे या पूरे 50,000 पे? सर देखो, शॉपकीपर ने आपको फोन कितने का दिया, उसके पास गुड्स की वैल्यू कितने की थी जो आपके पास आई? 50,000 की आई ना। अब आपने चाहे 15,000 काइंड में दिए, 35,000 कैश में दिए, टोटल तो उसको 50,000 मिल गए ना। तो जीएसटी कितने पे आएगा? पूरे 50,000 पे आएगा। ये इसका एग्जाम्पल है, ये आप देखना। ठीक है, चलो। सर आपने बोला सप्लाई होगी गुड्स की या सर्विस की, तो क्या होते हैं गुड्स? Goods means every kind of movable property. Immovable land और बिल्डिंग नहीं, मूवेबल एवरी काइंड, कुछ भी चीज मूवेबल होगी वो गुड्स है। पेन मूवेबल है, हाँ गुड है। रिमोट मूवेबल है, हाँ गुड है। लैपटॉप मूवेबल है, हाँ गुड्स है। एसी मूवेबल, हाँ गुड्स है। पंखा ट्यूबलाइट मूवेबल है, गुड्स है। हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। अच्छा, तो क्या कुछ एक्सेप्शन भी है? हाँ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन पता है क्या है? बताओ सर। एक्सेप्शन है मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी गुड नहीं है, सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर गुड्स नहीं है। पता है क्यों? कभी बैंक गए हो? हाँ सर। बैंक में पैसे डिपॉजिट करे हैं? हाँ सर। जैसे तुमने पैसे बैंक में डिपॉजिट करे, अगर पैसे मनी गुड्स होता, जैसे तुम मनी वहां देते जीएसटी लग जाता। पॉसिबल नहीं है ना बेटा, इसलिए मनी और सिक्योरिटीज को गुड्स से बाहर कर दिया, वरना हर ट्रांजैक्शन गुड हो जाएगी। तुम कुछ सामान खरीदने जाते हो, पैसे देते हो ना उसको, तो हर ट्रांजैक्शन में पैसे आते हैं, तो क्या हर ट्रांजैक्शन गुड्स बन जाएगी? नहीं। अगर मैं पेन खरीदने गया, पेन परचेज किया, पैसे दिए, तो पेन है गुड्स, उस पे जीएसटी आएगा। जब मैं मनी दे रहा हूं वो जीएसटी नहीं है, वरना तो हर ट्रांजैक्शन पे डुअल जीएसटी बन जाएगा। समझे बात? इसलिए मनी को बाहर कर दिया, सिक्योरिटी को बाहर कर दिया, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ग्रोइंग क्रॉप वगैरह वगैरह आते हैं। काम की चीज क्या है? हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड है, इमूवेबल नहीं। मनी और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है। एग्जांपल देख लो, मनी में डिपॉजिट किए पैसे, विड्रॉ करे, लोन लिया, रुपीस को डॉलर में, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया, या 100 रुपए के छुट्टे करा लिए कहीं से, ये सब गुड्स नहीं है। इन ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं आता है। ठीक है सर, रीडिंग कर लेना। चलते हैं सर्विस पे। सर्विस की डेफिनेशन बड़ी फनी है। क्या बोला है? हर वो चीज जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है,
सिक्योरिटी नहीं है। हर वो चीज जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या है? वो सर्विस। हर वो चीज जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या है? सर्विस। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बोला था मैं बैंक में गया, मैंने बोला बैंक वाले भाई साहब ये पकड़ो $10, बदले में मुझे इंडियन रुपीज दे दो। डॉलर क्या है? मनी, जो मैं दे रहा हूं। बदले में क्या ले रहा हूं? रुपीज, वो क्या है? मनी। मनी मनी नॉट अ गुड। पर अगर बैंक ने मनी कन्वर्जन के लिए कमीशन चार्ज कर लिया, अब वो कमीशन मनी नहीं है, वो कमीशन होता है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। उस कमीशन के ऊपर जीएसटी आएगा। डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट किया, पाउंड्स को रुपीस में कन्वर्ट किया, अगर कन्वर्जन के लिए कोई कमीशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है। पर अगर इस कन्वर्जन को, डॉलर को रुपीस में, पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए सामने वाले बैंक ने या मनी एक्सचेंजर ने कमीशन चार्ज किया, वो कमीशन इज नॉट मनी, वो कमीशन इज एक्टिविटी रिलेटिंग टू मनी। उस पे सप्लाई माना जाएगा क्योंकि उसको सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही मैं बैंक गया, मैंने बैंक से लोन लिया, लोन लिया, मनी लिया, लोन वापस किया, मनी वापस किया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, वो सप्लाई है। सर आपने आगे बताया था एग्जेम्पशन होती है, हमें ये कहां बोल रहा हूं जीएसटी आएगा? एग्जेम्पशन को साइड रखो ना बच्चे, अभी बता रहा हूं सप्लाई क्या है। अगर बैंक आपसे लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, सप्लाई तो है। अब इस पे जीएसटी आएगा या गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी हो, बात की बात है। सप्लाई तो बन गया, इंटरेस्ट क्या हो गया? बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, दिस इज एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। इस पे सप्लाई तो बना, जीएसटी नहीं आएगा, आगे देखेंगे वो। ठीक है सर, समझ आ गया पॉइंट। ऐसे ही आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करी। जो लोन लिया वो मनी है, वो सर्विस और गुड्स नहीं है, पर जो प्रोसेसिंग फीस है लोन देने के लिए, वो एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी है, उसको सप्लाई माना गया, सर्विस माना गया। ठीक है, ठीक है सर। पर्सन कौन होते हैं? रीडिंग मार लेना, जितना काम का नहीं है। सप्लायर कौन होता है? रीडिंग मार लेना। रेसिपिएंट इंपॉर्टेंट है। और समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सप्लायर हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप रेसिपिएंट हो, आप सर्विस ले रहे हो। पर अब समझो, मान लो मेरी फीस है 10,000 रुपीज, मैं जीएसटी पढ़ाने के लिए 10,000 की फीस लेता हूं। आप आए, आपने मुझे 10,000 की फीस दी, मैंने आपको पढ़ाया, मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, काम खत्म। पर अब समझो, एक कंपनी है, आप उसके पास एम्प्लॉय हो। कंपनी वालों को लगा यार अगर हम अपने एम्प्लॉयज को जीएसटी की परफेक्ट नॉलेज दिला देंगे तो हमारा काम कितना इंप्रूव हो जाएगा, हमारा एम्प्लॉय सारे जीएसटी कंप्लायंसेस कर पाएगा। तो कंपनी ने मुझसे, अंगद सर से कांटेक्ट किया, अंगद सर हमारे एम्प्लॉयज को जीएसटी पढ़ाओ ना, हम आपको 10,000 रुपीज फीस देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी मुझे 10,000 दे रही है कि उनका एक एम्प्लॉय आके मुझसे पढ़ेगा। मैंने किसको पढ़ाया? एम्प्लॉय को। मुझे फीस कौन दे रहा है? एम्प्लॉय या कंपनी? कंपनी। तो रेसिपिएंट माना जाएगा वो कंपनी, एम्प्लॉय नहीं। वही बोला है, अगर कंसिडरेशन पेएबल है, 10,000 मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है ना, तो मेरा रेसिपिएंट कौन है? जिसको मैं गुड्स या सर्विस दे रहा हूं वो, या जिसने मुझे पेमेंट करी वो? द पर्सन हु इज लायबल टू पे। क्योंकि अगर मैं उसको 10,000 का बिल दूंगा और मैंने जीएसटी चार्ज किया तो कंपनी उसका इनपुट का क्रेडिट ले पाए। इसीलिए पॉइंट बोला, अगर कंसिडरेशन पेबल है तो जो पे करेगा वो माना जाएगा रेसिपिएंट, और अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो जिसको गुड्स दे रहा हूं या जिसको सर्विस दे रहा हूं वो बना जाएगा रेसिपिएंट। यानी अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा होता तो चाहे कंपनी मुझे भेजे या आप डायरेक्टली आओ, जो मुझसे पढ़ रहा होगा वो माना जाएगा रेसिपिएंट। ठीक है, यानी इसमें याद रखना, कंसिडरेशन पेबल है तो जो पे करेगा वो रेसिपिएंट, कंसिडरेशन पेबल नहीं है तो जिसके पास गुड्स जा रहे हैं या जिसको सर्विस दी जा रही है वो रेसिपिएंट। ये रीडिंग मार लेना। बैंक में पैसे डिपॉजिट करे, विड्रॉ करे, लोन लिया, करेंसी कन्वर्ट किया, ये सब मनी है, ना गुड्स ना सर्विस, हेंस नो सप्लाई। पर लोन के ऊपर इंटरेस्ट आया, प्रोसेसिंग फीस आई लोन के ऊपर, करेंसी कन्वर्ट करने पे कमीशन आया, ये सब एक्टिविटी यूज ऑफ मनी है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। जीएसटी इस पे आएगा या नहीं आएगा, एग्जेम्पशन है या नहीं, बाद में पढ़ेंगे, अभी बता रहा हूं सप्लाई तो है।
सर कंसीडरेशन क्या होता है? इतना याद रखो, कंसीडरेशन मींस कैश हो, काइंड हो, कुछ भी हो, अगर एक तरफ से गुड्स या सर्विस गए, सामने से कैश आए या सामने से काइंड आए, अगर कंसीडरेशन आ गया तो जो भी सामने से गुड्स या सर्विस के लिए आता है उसे कहते हैं कंसीडरेशन। मैं पेन खरीदने गया, मैंने 100 रुपीज दिए, ये हो गया कंसीडरेशन। मैं पेन खरीदने गया, मनी नहीं था, मैंने 10 पेंसिल पकड़ा दी, एक्सचेंज हो गया, ये हो गया कंसीडरेशन। ये तो नॉर्मल चीज आप कर लोगे, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसीडरेशन में कंसीडरेशन में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला इंड्यूसमेंट, दूसरा फोरबियरेंस, तीसरा सब्सिडी और चौथा डिपॉजिट। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंड्यूसमेंट, फोरबियरेंस, सब्सिडी, सिक्योरिटी, डिपॉजिट। पहले जानते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है बच्चे लालच देना। क्या देना? लालच देना। और समझो क्या होता है, बताऊंगा एग्जांपल से। एक हाईवे पे ढाबा था। ढाबे पे क्या होता है, हम लोग जब हाईवे पे जा रहे होते हैं, भूख लगती है, ढाबे पे रुकते, कुछ खाते हैं, पैसे देते हैं, आ जाते हैं। ढाबे वाला खाना दे रहा है मतलब गुड्स सर्विस, बदले पैसे ले रहा है मतलब कंसीडरेशन। सोचो एक बस आके रुकी ढाबे पे, बस रुकी, पैसेंजर उतरे, पैसेंजरों ने कंसीडरेशन मतलब मनी दिया, बदले में खाना खाया, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई बन जाएगा। जो बस का ड्राइवर था, जो बस को वहां पे लेके आया कि सारे पैसेंजर आके खाना खाएं, अब अगर ढाबे वाला बस के ड्राइवर को फ्री में 500 रुपए का खाना खिलाता है, क्यों फ्री में खिला रहा होगा? कि वो इस खुशी से, लालच मिल जाए, फ्री का खाना मिलेगा, हर बार बस को वहीं पे रोके। तो जो अब ढाबे वाले ने बस वाले ड्राइवर को फ्री में 500 का खाना खिलाया है ना, ये फ्री नहीं है, ये लालच दिया जा रहा है, इंड्यूसमेंट किया जा रहा है। तो इस 500 को भी सप्लाई माना जाएगा। सर उल्टा केस बनाओ ना एक बार, अगर ढाबे वाला हर ड्राइवर को फ्री में खाना खिलाए, कि वो वहां पे बस लाके रोके पैसेंजर को या ना रोके, हमेशा फ्री में खिलाए, तो फिर ये लालच कहां हुआ? फिर तो ये फ्री हुआ, फिर नहीं बनेगा कंसीडरेशन। इंड्यूसमेंट मतलब लालच बनना चाहिए। ढाबे वाला अगर ये बोलता है कि बस वाला पैसेंजर लाएगा, यहां रोकेगा, तभी फ्री में दूंगा, तो ये फ्री नहीं है, ये लालच है, ये इंड्यूसमेंट है, और ये ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी आना चाहिए, सप्लाई बनेगा। समझ आया इंड्यूसमेंट क्या होता है? एग्जांपल देखना। सेकंड, पेप्सी ने सोने का, गोल्ड का बैट दिया एमएस धोनी को कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, हम जब ऐड करेंगे उस ऐड में आके बोलना पेप्सी, ये दिल मांगे मोर। धोनी क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि उसको पेप्सी गोल्ड का बैट मिला है, इंड्यूसमेंट है। तो ये गोल्ड का बैट जो दिया गया है, ये कंसीडरेशन है। ठीक है, सप्लाई बनेगा। एक होता है फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब होता है बच्चे टू टॉलरेट। मतलब एग्जांपल लेता हूं, मेरे घर के जस्ट बगल वाले घर में व्हाइट वॉश हो रहा था। अब सिंपल सी बात है, वहां व्हाइट वॉश हो रहा होगा तो कुछ पेंट के छींटे मेरे घर में भी गिरेंगे, मेरी जमीन, मेरी वॉल खराब होगी। मैंने बोला ओए काम रोक, चल मेरा घर गंदा हो रहा है, काम रोक। अब जो व्हाइट वॉश करने वाला है वो मेरे पास आया, कहता सर एक काम करो, अभी गंदा हो रहा है, होने दो, टॉलरेट करो, जब हमारा वहां काम कंप्लीट हो जाएगा, हम ये आपकी वॉल जो गंदी हुई है ना, इसको पेंट करने में जो 5-6 हजार का खर्चा आता है, हम फ्री में करेंगे आपके लिए, अभी आप टॉलरेट करो। मैंने कहा ठीक है। क्या एहसान कर रहा है मेरे पे? नहीं, फोरबियरेंस हो रहा है, मैं टॉलरेट कर रहा हूं गंदा होना, ताकि उसका काम पूरा हो पाए। तो जो वो 5,000-6,000 का पेंट करके जाएगा ना मेरी वॉल्स पे, ये भी सप्लाई बनेगा। उस बंदे को गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं उसको पे नहीं कर रहा, पर वो आगे वाले से चार्ज कर लेगा, फ्री में थोड़ी ना करेगा। यानी फॉरबियरेंस जो फ्री में काम करके देना पड़ रहा है मुझे, लालच नहीं है, मैं टॉलरेट कर रहा हूं, इसको कहते हैं फॉरबियरेंस। ये भी सप्लाई बनता है। समझ आ गया? ठीक है। तीसरा, सब्सिडी क्या होती है? मैं जीएसटी पढ़ा रहा था, एक दिन मोदी जी को थॉट आया। मोदी जी खुद से कह रहे हैं, मोदी क्यों ना अंगद सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं टैक्स, कुछ बच्चों को फ्री में टैक्स पढ़वाऊं। फिर मोदी जी को लगा फ्री तो नहीं, काम करता हूं, 40% सब्सिडी देते हैं। मोदी जी ने मुझे फोन किया, अंगद सर आपकी फीस है 10,000 रुपीज, आप
हमारे भेजे गए बच्चों से खाली 6000 चार्ज करो, हर बच्चे पे 4000 हम आपको सब्सिडी देंगे। मतलब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसे कैसे मिल रहे हैं? 6000 बच्चा दे रहा है, 4000 गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी के नाम से, मुझे पूरे 10 मिल रहे हैं। 6000 बच्चे से, 4000 गवर्नमेंट से। सप्लाई कितना बनेगा? सिर्फ 6000। जो 4000 गवर्नमेंट से एज अ सब्सिडी मिल रहे हैं उस पर सप्लाई नहीं है। क्लियर हो गया? पर अगर यही सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा कोई एनजीओ दे रहा होता या कोई कंपनी या कोई भी दे रहा होता गवर्नमेंट के अलावा, मतलब मान लो ऐसे ही बनता, बच्चा 6000 दे रहा है, कोई एनजीओ 4000 दे रहा है, अब मैं टोटल लगा के पूरे 10,000 को सप्लाई बनाऊंगा, वरना लूपहोल बन जाएगा। हर बंदा अपने एनजीओ खोल देगा और बोलेगा एक काम करो, बच्चे से आधे पैसे लो, आधे एनजीओ से लो, बोल दो सब्सिडी है, उस पर सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत दिमाग है, उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं आएगा वो। पर गवर्नमेंट के अलावा कोई और सब्सिडी देगा तो उसको भी कंसिडरेशन माना जाएगा, जीएसटी बन जाएगा। और ऐसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट, कभी गए हो वाटर पार्क वगैरह, वहां पे आपको स्विम सूट रेंट पे लेना पड़ता है। जब रेंट पे लेते हो तो आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया जाता है कि आपने सूट फाड़ वाड़ दिया तो पैसे एडजस्ट कर लेंगे। पर अगर आपने सूट प्रॉपरली वापस कर दिया तो जितना आपने डिपॉजिट किया होता है वो पूरा आपको वापस मिल जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वैसे तो जीएसटी में नहीं आता, वैसे सप्लाई नहीं है वो, कंसिडरेशन नहीं है वो, पर अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेंट से एडजस्ट कर दिया तो अब वो सप्लाई बन जाएगा। ठीक है सर, इसके एग्जांपल देखो। एक गारमेंट शॉप का ओनर है गोवा के बीच पे, वो स्विम सूट रेंट पे देता है और 500 रुपीज की सिक्योरिटी लेता है, कहता है रिफंडेबल है, जब कपड़े वापस देके जाओगे 500 रुपए लेके जाना वापस। तो ये कंसिडरेशन नहीं है, 500 जो रेंट होगा वो कंसिडरेशन है, ये डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है। पर अगर एडजस्ट कर दिया कल को जाके कि यार उसने कपड़े फाड़ दिए, कह रहा मैं 500 वापस नहीं कर रहा या मैं 400 वापस नहीं कर रहा, तो ये जितना वापस नहीं कर रहा वो बन जाएगा कंसिडरेशन, उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा, सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब चलते हैं बिजनेस की डेफिनेशन के ऊपर। बहुत बड़ी डेफिनेशन, अभी हम 7(1)(a) पे चल रहे हैं बच्चे। 7(1)(a) क्या कहता था? किसी भी चीज को सप्लाई बनाना है तो 3 कंडीशन पूरी। पहला सेल एक्सचेंज बार्टर, वो देख लिया, गुड सर्विस देख लिया, बदले में कंसिडरेशन देख लिया, अब बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस क्या होता है देखते हैं। पहला सिंपल, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, कुछ भी हो, इसे कहेंगे बिजनेस। पढ़ा रहा हूं बिजनेस, पेन बेचूंगा बिजनेस, एसी बनाऊंगा बिजनेस, हर चीज बिजनेस, गोलगप्पे वाले से लेके ऑटो चलाने वाला सब कुछ क्या है हमारे लिए? बिजनेस। ये इनकम टैक्स नहीं है कि बिजनेस अलग होगा प्रोफेशन अलग होगा, ये हर चीज बिजनेस में आती है। ये तो सिंपल था। अब ध्यान से देखो, बहुत बड़ी डेफिनेशन है बिजनेस की। देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन, एग्जांपल लेकर कराऊंगा। अगले देखो, कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो इंसिडेंटल है या एंसिलरी है टू ए अबव, मतलब जो आपका मेन बिजनेस है, जैसे मेरा पढ़ाना मेन बिजनेस है, इससे लिंक कोई भी एक्टिविटी करूंगा ना वो बिजनेस है। मतलब समझो ये लैपटॉप मैंने परचेज किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे, कल को बोर हो गया, ये लैपटॉप मैंने जाके सेल कर दिया। गवर्नमेंट कहती है रुको, जो लैपटॉप तुमने सेल किया है क्या ये बिजनेस में यूज हुआ था? मैंने कहा हाँ, तो जब ये लैपटॉप सेल होगा ये भी सप्लाई माना जाएगा, इस पे भी जीएसटी आएगा। कितने अमाउंट पे आएगा वो छोड़ो, पर जब लैपटॉप सेल होगा ये भी सप्लाई माना जाएगा। मैंने कहा भाई मेरा काम लैपटॉप बेचना नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है। पर गवर्नमेंट ने बोला जो ये लैपटॉप तुम बेच रहे हो क्या तुम्हारे बिजनेस में यूज हुआ था? मैंने कहा हाँ, तो ये लिंक हो गया। कोई भी एक्टिविटी बिजनेस से लिंक हो गई, बिजनेस बन गया। जो अकेडमी में एसी लगा, एसी बेचूंगा, ट्यूबलाइट बेचूंगा, पंखा बेचूंगा, ये भी बिजनेस माना जाएगा। ओ हो। और एग्जांपल देखो बच्चे इसका, शॉपकीपर के पास कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ था शॉप में, उसने वो बेच दिया, बिजनेस माना जाएगा, सप्लाई बनेगा। मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर होता है जो पेन बनाता है, पेन बना रहा था, जिस मशीन से पेन बना रहा था, मशीन बिजनेस में यूज हो रही थी ना, कल को जाके मशीन पुरानी हो गई, उसने बेच दी। अगर कबाड़ी वाले को स्क्रैप में बेचेगा, भले ही बदले में 1000 रुपए मिलेंगे, उस पर भी जीएसटी आएगा, क्योंकि ये मशीन बिजनेस से यूज हो चुकी थी। और ये सारा गेम पता है क्यों है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का गेम है। जब आपने गुड्स खरीदे, लैपटॉप भी खरीदा, उस पर इनपुट तो लिया होगा, इनपुट का क्रेडिट तो लिया होगा। अब चाहे तुम 1000 का बेचो या करोड़ का बेचो, जितने का भी बेचोगे उसको सप्लाई माना जाएगा, उस पे जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है सर। मतलब सर अगर मैं कोई भी बिजनेस का एसेट बेचूंगा, बदले में पैसे लूंगा,
तो जीएसटी आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, अगला, कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, ये सर्विस की बात कर रहा है बेसिकली, जो आपके बिजनेस से लिंक हो गई। बी वाला पॉइंट गुड्स की बात कर रहा था, ये सर्विस की बात कर रहा है। जब सर्विस की बात कर रहा है तो ना आपको वॉल्यूम देखनी है, कितनी बड़ी सर्विस दी आपने, ना फ्रीक्वेंसी, ना कॉन्टिन्यूटी। एग्जांपल समझो, मेरा काम आपको पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मुझे लैपटॉप को कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, कौन सा माइक लगाना है, पूरी नॉलेज होगी। मतलब एक दिन कोई नया टीचर मार्केट में आया, कहता सर अंगद सर मुझे बता दो ऑनलाइन सेटअप कैसे बनाते हैं, मुझे भी बनाना है। मैंने कहा बता दूंगा, दोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह भाई, मुझे चाहिए तुझसे 30,000 रुपीज, तब तो को दूंगा प्रोफेशनल एडवाइस। उसने बोला कोई बात नहीं। मैंने उससे 30,000 लिए, उसको मैंने सिखा दिया कैसे सेटअप करना है। गवर्नमेंट ने बोला रोको, तुमने जो ऑनलाइन सेटअप की सर्विस दी क्या तुम्हारे बिजनेस से लिंक हो रही है? मैंने कहा हाँ लिंक तो हो रही है, मेरा काम पढ़ाना है, कैसे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं वही समझा रहा हूं, बस लिंक हो गया, इस 30,000 पे जीएसटी आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। अगला देखो, बिजनेस शुरू होने से पहले कोई कैपिटल गुड्स खरीदे या सर्विस ली, बिजनेस बंद करने के बाद कोई कैपिटल गुड या सर्विस बेच रहा हूं, दोनों को बिजनेस माना गया है, क्योंकि बिजनेस शुरू होने से पहले अगर खरीदा है तो उसका इनपुट का बेनिफिट चाहिए। इनपुट टैक्स बेनिफिट कब मिलेगा? जब बिजनेस शुरू होगा तब। और अगर बिजनेस शुरू होने से पहले खरीदी हुई चीज को बिजनेस ही नहीं माना तो बिजनेस शुरू होने के बाद उसका क्रेडिट कैसे लोगे? यानी बिजनेस शुरू होने से पहले कोई कैपिटल गुड या सर्विस खरीदी है, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। बिजनेस कर दिया बंद, बंद करने के बाद बेच रहा हूं तो गवर्नमेंट कहेगी वाह बच्चे, पहले तो क्रेडिट ले लिया, बिजनेस बंद कर दिया, अब सामान बेच रहे हो, हमारा क्रेडिट कहां गया? चलो जो बेच रहे हो हमको उस पर जीएसटी दो। ओके, अगला बहुत सिंपल है, कोई क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी अगर जिम यूज करने के लिए, स्विमिंग पूल यूज करने के लिए, या फिर कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यूए अपने रेजिडेंट्स को बोलती है कि हम तुम्हारा बिजली का बिल जाके जमा कर देंगे, कुछ हमको कमीशन दे देना, ये सब भी क्या है? बिजनेस है। ये नहीं बोल सकते कि अपने मेंबर को ये तो दे रहा हूं, पैसे चार्ज कर रहे हो ना, बिजनेस माना जाएगा। अगला, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन एनी प्रीमिस, मतलब कि दिवाली मेला के अंदर गए, टिकट खरीदी होगी आपने, सर्कस देखने गए, टिकट खरीदी होगी, जू गए, टिकट खरीदी होगी, किसी भी एंट्री टिकट को, जो अंदर जाने की टिकट होती है, एंट्री टिकट को भी बिजनेस माना जाता है, जीएसटी आता है। अगला, सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस, मैं सीए हूं, मैं पढ़ाता हूं, मुझे टैक्स की नॉलेज है। कल को आईसीएआई जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसने एक कमेटी बनाई टैक्सेशन के लोगों के लिए, अकाउंट्स के नॉलेज वाले लोगों के लिए, कि हम उनकी नॉलेज को कहीं यूज करेंगे, तो उन्होंने मुझे मेरी नॉलेज के बेस पे वो जगह दी कि वो एक कमेटी में मुझे प्लेस दिया और उसके बदले मुझे पेमेंट कर रहे हैं। तो वो जो कमेटी में मुझे प्लेस मिली वो क्यों मिली? मेरी नॉलेज के लिए, मेरे एक्सपर्टीज के लिए, मेरी डिग्री की वजह से। तो अब जो प्लेस के मुझे पैसे मिलेंगे वो प्लेस होल्ड करने, पोजीशन होल्ड करने के लिए, वो भी बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, चिल करना, पूरा नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ो, रेस क्लब। रेस क्लब की हर एक्टिविटी आज बिजनेस मानी जाती है, पहले 2 ही मानी जाती थी, अब सारी मानी जाती हैं। तो देख जाए एक्टिविटी और रेस क्लब, चाहे टोटल राइडर की हो, लाइसेंस की हो, कोई भी हो, सारी क्या मानी जाती हैं? आज बिजनेस मानी जाती हैं। लास्ट पॉइंट छोड़ दो, काम का नहीं है। अब हर पॉइंट के ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। ये थी आपकी बिजनेस की डेफिनेशन। ठीक है, फर्दर बिजनेस में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो रिवीजन के अंदर इसको। ठीक है, ये था आपका क्लॉज 7 सबसेक्शन 1, क्लॉज ए बी, सॉरी ए, अभी ए खत्म हुआ सिर्फ। एक के अंदर हमने पढ़े 3 चीजें, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, बदले में कंसिडरेशन क्या है, बिजनेस क्या है। रीडिंग कर लेना, एमसीक्यू बनते हैं। अब चलते हैं 7(1)(b) के ऊपर। 7(1)(b) कहता है अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कहां से होता है? फॉरेन कंट्री से। इंपोर्ट क्या किया? सर्विस। गुड्स को कवर नहीं किया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगता है, वो यहां छोड़ दो, हम बात कर रहे हैं सर्विस की। मैंने फॉरेन से इंपोर्ट करी सर्विस। मैं बताऊं अगर इंपोर्ट कर रहा हूं, इंट्रास्टेट बोलूंगा, इंटरस्टेट बोलूंगा? सर कल ही पढ़ा था, इंटरस्टेट बोलते हैं, क्योंकि दूसरी स्टेट से आ रहा है, कंट्री से आ रहा है, इंटरस्टेट। चलो, मैंने कुछ सर्विस इंपोर्ट करी, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन। पहली कंडीशन आ गई कंसिडरेशन, कि फ्री में नहीं, पैसे पे करूंगा। अब चाहे मेरे बिजनेस में हो या मेरे पर्सनल यूज के लिए हो, फर्क नहीं पड़ता। 3 कंडीशन इंपोर्ट वाले में। पहला क्या है? इंपोर्ट, किस चीज का? सर्विस का। फ्री में नहीं, कंसिडरेशन दे रहा हूं अपने बिजनेस के लिए। तीनों ही पॉइंट अगर पूरे हो, हरी पर्सनल यूज भी चलेगा, तीनों ही पॉइंट पूरे हो गए। क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कंसिडरेशन, अब चाहे बिजनेस हो या पर्सनल यूज हो, इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आएगा। ओके सर,
एग्जांपल देखते हैं, होंडा ऑटोमोबाइल्स एक कंपनी है, उसने डिजाइन की सर्विस ली, कार को डिजाइन करना था, डिजाइन सर्विस ली अमेरिका के किसी बंदे से। अब होंडा अपने बिजनेस के लिए सर्विस ले रही है और बदले में $1 मिलियन का कंसिडरेशन पे किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस डिजाइन वाली बिजनेस के लिए कंसिडरेशन पे किया, बन गया सप्लाई 71B के अकॉर्डिंग। अगला, मिस्टर रवि को एमबीए करना है लंदन से, वो करियर कंसल्टेंसी कराने के लिए इंग्लैंड की किसी कंपनी के पास गया, 5000 पाउंड्स पे कर दिए। पढ़ना चाहता है पर्सनल यूज एमबीए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, फॉरेन से करियर कंसल्टेंसी सर्विस ली, 5000 पाउंड पे करे कंसिडरेशन पर्सनल यूज के लिए, पर यूज देखना है नहीं, सप्लाई बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि तीनों कंडीशन पूरी हो गई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, फॉर अ कंसिडरेशन, बिजनेस जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी। और दोनों ट्रांजैक्शन में क्या लगेगा? आईजीएसटी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में क्या लगता है? आईजीएसटी। ये था बच्चे आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। 7(1)(a) ने क्या बोला था? 3 कंडीशन, गुड्स और सर्विस की सप्लाई, फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर बिजनेस। 7(1)(b) ने क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, बिजनेस होना जरूरी नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं, चलो गाइस आगे चलते हैं। अगला डीम्ड सप्लाई 7(1)(c). देखो अब 7(1)(c) कहेगा अगर आपने किसी को गुड्स या सर्विसेज दिए, चाहे आप सेल बोलो ना बोलो, चाहे कंसिडरेशन ही ना हो, फ्री में क्यों ना दे रहे हो, उसको भी सप्लाई मानेंगे। 7(1)(c) हमेशा पढ़ा जाता है विद शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो जो आइटम लिखे हुए हैं, अगर वो ट्रांजैक्शंस फ्री में ही क्यों ना हो रही हो, बदले में कोई कंसिडरेशन ना चार्ज हो, उसको भी सप्लाई मानेंगे। सर कौन सी है वो कंसिडरेशन? बताता हूं अभी आपको, पर एक बात जानो, फोरबियरेंस, इंड्यूसमेंट, सब्सिडी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये कंसिडरेशन होते हैं जब मैं विदाउट कंसिडरेशन बोल रहा हूं, मतलब ना तो कैश, ना तो काइंड, ना फोरबियरेंस, ना इंड्यूसमेंट, ना सब्सिडी, ना डिपॉजिट, मतलब कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं मिलना बदले में, पर तब भी सप्लाई माना जाएगा। आओ बताता हूं पहली ट्रांजैक्शन कौन सी है। शेड्यूल 1 में जो आइटम है ना 1 2 3 4, इनको पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 बोलते हैं। पहला पैरा, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किसी बिजनेस के एसेट का। और जब मैं बिजनेस एसेट बोल रहा हूं, मैं करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट सारे बोलता हूं जिसपे आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया था। आओ कुछ देर पहले पढ़ा था बिजनेस की डेफिनेशन को, वहां बोला था बिजनेस का कोई भी एसेट अगर सेल कर दिया फॉर अ कंसिडरेशन तो 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई बन रहा था, क्योंकि 7(1)(a) में कंसिडरेशन जरूरी थी। पर यह कहता है आपने बिजनेस का कोई एसेट, लैपटॉप, एसी, फर्नीचर, कुछ भी, कैमरा वगैरह, अगर फ्री में भी किसी को दे दिया होगा ना, बस एक कंडीशन थी, जब वो खरीदा था वो लैपटॉप, वो फैन या वो एसी, अगर उसको परचेस करते टाइम जितना टैक्स पिछली पार्टी को पे किया था, यानी इनपुट वाला टैक्स, अगर उसका क्रेडिट ले लिया था बुक्स के अंदर, तो अब चाहे फ्री में ही क्यों ना किसी को दो, अगर डिस्पोजल कर दिया तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। बच्चे पूछते सर फ्री में दिया है उसकी वैल्यू क्या मानोगे, किस पे जीएसटी लगाओगे? पढ़ेंगे वैल्यूएशन में, अभी तो बता रहा हूं सप्लाई माना जाएगा। पर अगर कोई ऐसा बिजनेस एसेट था जो परचेस करते टाइम टैक्स तो पे किया था पर उसका क्रेडिट नहीं लिया, अब वो फ्री में दे रहे हो, तो अब वो सप्लाई नहीं है। फ्री में जा रहा है, विदाउट कंसिडरेशन जा रहा है, तो जरूरी है कि उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया हो। यही तो गवर्नमेंट रोकना चाहती है कि लूपहोल ना बन जाए कि लोग बिजनेस का एसेट लाके बोलें अपने दोस्तों और भाइयों को फ्री में दे दें। समझो क्यों? मैं एक फोन खरीदने गया, फोन मुझे पड़ रहा है 50,000 प्लस जीएसटी का। वही फोन अगर अपने बिजनेस का दिखाऊंगा तो जीएसटी का तो क्रेडिट ले लूंगा मैं, है ना, और खाली फोन की वैल्यू मुझे पड़ेगी। तो ऐसे मेरे दोस्त यार जो बिजनेस प्रोफेशन नहीं करते, वो मेरे बिजनेस के नाम पे फोन लेंगे और बोलेंगे अंगद जीएसटी का अमाउंट तो अपने बिजनेस का क्रेडिट के ले लियो, हमें फोन मिल जाएगा बिना जीएसटी के। कर सकते हैं लोग ऐसा? ये ना हो पाए इसलिए पॉइंट डाला कि अगर आपके बिजनेस का कोई एसेट जिसमें आपने आईटीसी क्लेम किया है, अगर वो फ्री में भी क्यों ना दे रहे हो, उस ट्रांजैक्शन को भी सप्लाई माना जाएगा। आओ बिजनेस से लिंक करूं, डेफिनेशन से लिंक करूं। मैंने कोई एसेट खरीदा, लिख लेना जो बोल रहा हूं, मैंने कोई बिजनेस का एसेट खरीदा,
आईटीसी लूं या ना लूं? अगर फॉर कंसिडरेशन सेल किया, भले 100 रुपए 10 रुपए क्यों ना चार्ज करे हो, अगर कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूं तो आईटीसी देखना ही नहीं है, हमेशा 71A के अकॉर्डिंग सप्लाई बनेगा। पर अगर कोई एसेट फ्री में दे रहा हूं तो 71C के अकॉर्डिंग सप्लाई तभी माना जाएगा अगर वो एसेट खरीदते टाइम इनपुट का क्रेडिट लिया होगा। क्लियर? ठीक है सर, डन हो गया। एग्जांपल पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे। लैंड और बिल्डिंग तो बच्चे ना गुड्स होते हैं ना सर्विस होती है, तो अगर लैंड और बिल्डिंग किसी को बेच रहा हूं, जिस बिल्डिंग में पढ़ाता हूं मैं, ये बिल्डिंग किसी को सेल कर रहा हूं तो सप्लाई नहीं है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग तो ना गुड्स है ना सप्लाई है, और सप्लाई बनने के लिए गुड्स या सर्विस होना चाहिए, और गुड्स और सर्विस सिर्फ इमूवेबल होते हैं, सॉरी सिर्फ मूवेबल होते हैं, इमूवेबल तो कवर्ड ही नहीं है, तो छोड़ दो उसको। अगला पैरा 2 कहता है अगर दो रिलेटेड पर्सन के बीच गुड्स या सर्विस गए विदाउट कंसिडरेशन, उसको भी सप्लाई बोलेंगे, वरना लूपहोल बन जाएगा यार। मैं अपने भाई को सामान बेचूंगा, बोलूंगा मेरा भाई है फ्री में ले गया, सप्लाई नहीं बनेगा, इसलिए रिलेटेड पर्सन को हम सप्लाई मानेंगे हमेशा। सर कौन होते हैं रिलेटेड पर्सन? ये डेफिनेशन है, रीडिंग कर लेना बस। ऑफिसर डायरेक्टर एक दूसरे के बिजनेस के, मैं दूसरी कंपनी का ऑफिसर, वो मेरी कंपनी में डायरेक्टर, हम दोनों क्या होगा? रिलेटेड। दो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हमेशा रिश्तेदार होते हैं, हमेशा होते हैं। मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, मैं उसका एम्प्लॉय हूं, तो दो मेरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में क्या होगा? रिलेटेड। ये पॉइंट स्पेशल है, क्या बोलता है? एक बंदा है मिस्टर ए, दूसरा बंदा है मिस्टर बी, दोनों ही के पास एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, दोनों ही के पास 25% शेयर है, मतलब ए बंदा भी एक्स कंपनी के 25% शेयर रख के बैठा है, बी बंदा भी एक्स कंपनी के 25% शेयर रख के बैठा है, मतलब ए और बी दोनों ही एक कंपनी को होल्ड करते हैं, तो ये दोनों पर्सन क्या हो गए? ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए। ठीक है सर जी, समझ आ गया। अगला क्या बोलता है? और थर्ड पर्सन ओन्स दोनों के, मतलब हो सकता है ना दो कंपनी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। मैंने आपको जो पॉइंट बता दिया ना पहले वाला पॉइंट, वो पहले वाला पॉइंट ये है भाई, वो ये है। अब मैं उस पर आ रहा हूं। हाँ, ये थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा था कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, और मैं हूं एक मिस्टर अंगद, मेरे पास एक्स कंपनी के भी 25% शेयर, वाई कंपनी के भी 25% शेयर, दोनों में कंट्रोलिंग है मेरे पास। तो एक्स कंपनी और मैं रिलेटेड है हाँ, वाई कंपनी में रिलेटेड है हाँ, पर इस वजह से क्योंकि मेरे पास दोनों का कंट्रोलिंग स्टेक आ गया 25% शेयर, एक्स और वाई आपस में भी क्या हो गए? रिलेटेड। आगे रीडिंग कर लेना, ये सारे मेंबर हो गए सेम फैमिली के, ये एजेंट वगैरह हो गया, पर ये सिर्फ सोल एजेंट है। क्या है? सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर क्वेश्चन बोले सिर्फ एजेंट तो जरूरी नहीं आपका रिलेटेड होगा। सोल एजेंट मतलब मेरा एक ही एजेंट है भाई, वो मेरा रिलेटेड है। नॉर्मल एजेंट आपका रिलेटेड नहीं होता, वह प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता चल रहा होता है, अगला क्लॉज आएगा। पर कोई सोल एजेंट है, मेरा एक ही एजेंट है, जब तक सोल एजेंट ना बोला जाए आप रिलेटेड नहीं मानोगे। सोल एजेंट बोला मतलब ये मेरा बन गया रिलेटेड पर्सन। एग्जांपल रीडिंग कर लेना, क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, साफ बता दूं, आप ट्रांजैक्शन देख के बता दोगे रिलेटेड है या नहीं है। और अगर रिलेटेड के बीच सामान यहां से वहां गया तो हमेशा सप्लाई माना जाएगा। कितनी वैल्यू मानी जाएगी पढ़ेंगे वैल्यूएशन में जाके। ठीक है, ठीक है सर। अब चलते हैं, इसी के अंदर 3 पॉइंट कवर्ड थे, एक तो रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। सेक्शन नंबर 25 बोलता है व्हाट इज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, शॉर्ट फॉर्म में डीडीपी। ये है इंपॉर्टेंट। देखो डीडीपी क्या होता है आप समझो। हो सकता है मेरा बिजनेस दिल्ली में हो तो मैंने दिल्ली में ले रखा होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, जिस स्टेट में काम करोगे वहां नंबर लोगे आप। मैंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया, अब मैं हरियाणा में गुड़गांव में भी काम करता हूं तो मुझे गुड़गांव में लेना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज नहीं होता, स्टेट वाइज होता है। अब देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाके, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ पैन कार्ड। इनकम टैक्स में होता है ना पैन कार्ड, तो पैन कार्ड होगा, उसके बेस पे बनेगा आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। सर आपने बोला जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर स्टेट का लेना होता है। हाँ, जिस स्टेट में काम कर रहे हो उसका लेना होता है, स्टेट वाइज होता है, और ये मिलता है पैन नंबर के बेस पे। पैन नंबर स्टेट वाइज होता है या एक ही होता है, जल्दी बताओ सर। पैन नंबर तो एक ही होता है।
हाँ, तो एक ही पैन पे अगर पहले मैं दिल्ली में ले रहा हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसी पैन में अगर मैं हरियाणा महाराष्ट्र में ले रहा हूं जाके रजिस्ट्रेशन जीएसटी का, तो एक ही पैन पे अगर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लेके बैठा हूं मैं, तो ये सारे रजिस्ट्रेशंस को आपस में बोला जाता है डीडीपी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो पर्सन तो मैं एक ही हूं, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लिया, उसी पर्सन ने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लिया, उसी पर्सन ने महाराष्ट्र में, उसी पर्सन ने राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लिया, पर क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो गए ना, तो ये सारे अलग अलग कहलाए जाएंगे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी क्या होते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन? एक पैन पे अगर बहुत रजिस्ट्रेशन होते हैं तो ये सारे आपस में कहलाए जाते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब समझो क्यों डाला ये पॉइंट यहां पे। मैंने अपने दिल्ली के ऑफिस से हरियाणा के ऑफिस में अगर सेल करी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटर स्टेट सेल होती, आईजीएसटी लग जाता, पर मैंने सेल नहीं करी। मैंने अपने दिल्ली के ऑफिस से हरियाणा के गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर किया कि वहां से बेचूंगा। स्टॉक ट्रांसफर किया, पैसे नहीं मिल रहे, खाली स्टॉक यहां से वहां जा रहा है, मेरे तो बिजनेस से स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं, सप्लाई माना जाएगा। अगर एक डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन दूसरे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक रजिस्ट्रेशन से अपने ही जो सेम पैन पे एक और रजिस्ट्रेशन है वहां स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। जीएसटी कैसे आएगा पढ़ेंगे वैल्यूएशन में, पर समझ आया क्यों आया पॉइंट? हाँ, वरना लूपहोल बन जाएगा, सामान दिल्ली से निकल के कहीं और स्टेट में पहुंच जाएगा। गवर्नमेंट कहती है सामान अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन से दूसरी रजिस्ट्रेशन जा रहा है, तो भाई इस स्टॉक ट्रांसफर पे भी जीएसटी आएगा। और लॉजिकल भी पता है क्यों? दिल्ली में सामान पड़ा था, मैंने हरियाणा में भेज दिया, जब मैं हरियाणा से बेचूंगा सामान तो एसजीएसटी हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेगा। तो भाई हरियाणा गवर्नमेंट के पास स्टॉक आया कहां से? उनको इनपुट भी तो चाहिए, जो मेरा यूनिट हरियाणा में है उसको आईटीसी भी तो लेना है, पर वो आईटीसी कैसे ले पाएगा अगर उसके पास बिल ही नहीं होगा? तो स्टॉक ट्रांसफर में जीएसटी आया ही इसलिए कि ताकि इनपुट का क्रेडिट बना रहे, ताकि दिल्ली का जो स्टॉक हरियाणा में है जब वो हरियाणा से सेल हो तो हरियाणा वाले ब्रांच को आईटीसी मिल जाए। इसी वजह से स्टॉक ट्रांसफर पे सप्लाई मान के जीएसटी आता है। आओ समझाता हूं आपको बातें कुछ। सर देखो, अब ये पॉसिबल भी तो है, चलो एग्जांपल लेता हूं, बताऊंगा। देखो मोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका ऑफिस दिल्ली में है, तो दिल्ली में ले रखा होगा रजिस्ट्रेशन जीएसटी का। उसने अब वेस्ट बंगाल में भी ले लिया ब्रांच ऑफिस खोल के रजिस्ट्रेशन। एक ही पैन पे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन, एक ही पैन पे वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन। तो दिल्ली का ऑफिस और वेस्ट बंगाल का ऑफिस आपस में क्या होगा? डीडीपी, डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर इनमें कोई ट्रांजैक्शन होगी, चाहे स्टॉक ट्रांसफर कुछ भी हो, सप्लाई माना जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, हो सकता है मेरा एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो, पर किसी और स्टेट में पॉसिबल है मैं काम तो कर रहा हूं, पर मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिसपे जीएसटी आता ही नहीं है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल या अल्कोहल, ऐसा कोई काम वहां पे करता हूं जिसपे जीएसटी आता ही नहीं है। तो मैंने ऑफिस तो खोला हुआ है पर जीएसटी नंबर ही नहीं लिया हुआ। तो अगर अब मैं यहां से वहां सामान ट्रांसफर करूंगा, ध्यान से सुनो, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस सामान ट्रांसफर कर रहा हूं, डीडीपी नहीं है हम लोग। डीडीपी होने के लिए दोनों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है सेम पैन में। दिल्ली में तो रजिस्ट्रेशन ले रखा है, पर दूसरी जगह मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, वहां जीएसटी का नंबर ही नहीं है, पर गवर्नमेंट कहती है ठीक है वहां जीएसटी नंबर नहीं है। ध्यान से सुनना, एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में सामान जाएगा, चाहे वो डीडीपी ना हो, उसे कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या कहेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब अगर मेरा किसी दूसरे स्टेट में ऑफिस है जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर बिजनेस तो कर रहे हो, तो मेरा ये यूनिट जहां पे बिजनेस है और मेरा वो यूनिट जहां पे बिजनेस है, पर चलो जीएसटी वाला नहीं कोई और बिजनेस है, ये आपस में अब डीडी पे नहीं कहलाए जाएंगे, ये कहलाए जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। पर ट्रांसफर अगर होगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जीएसटी तो आएगा। यानी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, जीएसटी तो आएगा। देखो ऋतु एंटरप्राइजेस एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसका एसी रेस्टोरेंट है मुंबई में, तो मुंबई महाराष्ट्र में क्या रखा होगा? जीएसटी नंबर। इसने लिकर की शॉप खोल ली विकासनगर उत्तराखंड में, लिकर शॉप मतलब जीएसटी नहीं है, मुंबई मतलब रजिस्ट्रेशन है, उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन नहीं है। पर अगर मुंबई से स्टॉक ट्रांसफर हुआ उत्तराखंड या उत्तराखंड से हुआ मुंबई,
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों जगह रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक जगह नहीं है, तो यहां भी स्टॉक ट्रांसफर अगर होगा जीएसटी आएगा। ठीक है सर, स्टेट वाइज देख लिया, क्या ये पॉसिबल है? दिल्ली के अंदर ही मैं 4 जगह काम करता हूं, दिल्ली में ही 4 जगह काम करता हूं, तो एक ही स्टेट में अगर 4 जगह काम करूंगा तो क्या चारों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं, एक ही स्टेट में आपके पास ऑप्शन है, हर ब्रांच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लो या एक ही रजिस्ट्रेशन लेके बाकी सारे दिखा दो कि ये मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस हैं। तो होगा क्या, दिल्ली में अगर 4 जगह काम करता हूं, जिस जगह लूंगा रजिस्ट्रेशन उसे कहूंगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी सारे नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं हर ब्रांच का अलग अलग नहीं, एक ही स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ले लूं। पर अगर मैं दिल्ली में एक ही स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेता हूं, तो अब ये सारे भी क्या बन जाएंगे? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। और अगर मेरा दिल्ली में मान लो 4 जगह रजिस्ट्रेशन मैंने अलग अलग करा लिया, चारों क्या बन गए? डीडीपी। तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जैसे ही सामान जाएगा स्टॉक ट्रांसफर पे सप्लाई बन जाएगा। पर अगर दिल्ली में सेम स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लिया होता पर 4 जगह बिजनेस कर रहा होता, अब मेरा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता, स्टेट चेंज तो नहीं हुई, एक ही स्टेट है, तो सप्लाई नहीं बनता। ये याद रखना। एस्टैब्लिशमेंट तो कहूंगा मैं इनको, अब समझो क्या होगा, एक ही स्टेट में 2 जगह काम कर रहा हूं, दोनों क्या हो गए? एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक ही स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह सामान गया, सप्लाई नहीं माना जाएगा, स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक ही स्टेट में दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, ऑप्शन तो है, ले लिया। दिल्ली में ही 2 रजिस्ट्रेशन ले लिए, अब सामान यहां से वहां स्टॉक ट्रांसफर होगा, अब सप्लाई बन जाएगा क्योंकि अलग अलग जीएसटी नंबर होगा दोनों के। 2 अलग अगर स्टेट होती, चाहे अगली स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो ना हो, मतलब हम डीडीपी हो या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो, अगर स्टेट चेंज हो गई तो हमेशा स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। 3 केस बनते हैं यहां पे, रीडिंग कर लेना, आपसे हो जाएगा क्लियर। एग्जांपल दे रखे थे। अगला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हमेशा 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 होते हैं रिलेटेड पर्सन। अच्छा, ये बताओ, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? सैलरी देता है, इस पे जीएसटी नहीं आता, वरना तो हर बंदा फंस जाएगा। आपके पापा, आपके भाई, आपकी मम्मी, आपकी बहन जहां जॉब करते होंगे, अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देते हैं, एम्प्लॉयर बदले में सैलरी देता है। तो हम जो सर्विस देने वाले हैं, हम तो सप्लायर है, हमको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा ऐसे तो। इसलिए गवर्नमेंट ने सैलरी को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है कि सैलरी पे नहीं आता जीएसटी। एम्प्लॉयर क्या देता है एम्प्लॉय को? सैलरी, नहीं आएगा जीएसटी। पर सैलरी का जो अग्रीमेंट होता है कि कितने अलाउंस मिलेंगे, कितने पर्क मिलेंगे, कितनी बेसिक सैलरी, कितना डीए वगैरह वगैरह, इस सैलरी अग्रीमेंट के अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट देता है, अग्रीमेंट के अंदर आ गया तो सैलरी है। अब गिफ्ट नाम से बोलो, किसी भी नाम से बोलो, अग्रीमेंट में आ गया तो भूल जाओ, नो जीएसटी। अग्रीमेंट के अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1 साल में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देगा, सैलरी अग्रीमेंट में गिफ्ट लिख दिया तो वो मत काउंट करना। सैलरी अग्रीमेंट के अलावा अगर 1 साल में इंडिविजुअली या एग्रीगेट मिला के 50,000 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया तो अब ये भी सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चे, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है सर, याद रहेगा। ये था पैरा नंबर 2, इंपॉर्टेंट, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला पॉइंट है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल एजेंट की बात करते हैं। अब समझो क्या होता है। एक बंदा प्रिंसिपल है, एक एजेंट है और एक बायर है जिसको सामान खरीदना था। प्रिंसिपल को सामान बेचना है बायर को। मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, मुझे एक लैपटॉप, मैं लैपटॉप सेल करता हूं, मान लो मेरा काम लैपटॉप बेचना है, मुझे लैपटॉप आपको बेचना है। मान लो आपका नाम है मिस्टर पीयूष, मैंने पीयूष को लैपटॉप सेल करना है। मैंने अपने एजेंट को बोला, एजेंट आशीष इधर आओ। एजेंट आशीष आया, मैंने बोला आशीष जाके लैपटॉप पीयूष को सेल कर किया। जब लैपटॉप पीयूष को सेल होगा, पीयूष पैसे देगा, कंसिडरेशन देगा, उस ट्रांजैक्शन की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो तो सप्लाई है। जब पीयूष पैसे देके लैपटॉप खरीदेगा वो तो सप्लाई है, वो तो बात ही नहीं कर रहा।
मैं यहां बात कर रहा हूं जब मैंने अपने एजेंट आशीष को लैपटॉप दिया कि जा बेच के आ, जब वो बेच के आएगा उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने जब लैपटॉप आशीष को दिया, क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है? वो पैरा 3 कहता है। देखो दो केस बनेंगे। जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को सामान देता है तो बताओ क्या ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी? मतलब जब एजेंट सामान बेचने पीयूष को जाएगा तो बिल किसके नाम का कटेगा? एजेंट के नाम का बिल कटेगा, यानी एजेंट बोलेगा उसने बेचा अपने नाम पे, या बिल मेरे नाम प्रिंसिपल के नाम का ही रहेगा। अब समझो, अगर बिल मेरे ही नाम रहा, मैंने ही बिल अपने नाम पे काटा, फिर तो एजेंट खाली डिलीवरी बॉय हो गया। मेरा सामान उठा के आपको बेच के आ गया, बिल मेरे नाम पे था तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैंने एजेंट को खाली एज ए डिलीवरी बॉय हायर किया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझसे कमीशन चार्ज करेगा एजेंट, उस कमीशन का जो जीएसटी होगा वो तो जाएगा, उसकी बात ही नहीं कर रहा। सेकेंड केस समझो, आशीष को मैंने लैपटॉप दिया, ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी। अब आशीष मेरा एजेंट अपने नाम पे सेल कर रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है एजेंट अगर अपने नाम पे सेल कर रहा है लैपटॉप, मतलब प्रिंसिपल ने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी। तो अब जो प्रिंसिपल से एजेंट पे गया, चाहे पैसे नहीं आए अभी, डीम्ड सप्लाई, जीएसटी आएगा। और लॉजिकल भी है, क्योंकि अब एजेंट अगर आगे जाके बेचेगा, एजेंट की आउटवर्ड सप्लाई होगी तो एजेंट का इनपुट भी तो होना चाहिए, और इनपुट तभी तो आएगा जब प्रिंसिपल से जो सामान एजेंट को सेल हुआ होगा उस पे जीएसटी होता। यानी यहां समझो, ये एग्जांपल पढ़ लेना बाद में आराम से, पहले टेबल समझो। अगर मैंने प्रिंसिपल ने ओनरशिप एजेंट को दी कि जा एजेंट अपने नाम पे सामान बेच, एजेंट जब आउटवर्ड सप्लाई करेगा तो उसको इनपुट चाहिए होगा। इनपुट कब मिलेगा? जब प्रिंसिपल ने एजेंट को ओनरशिप देते हुए जीएसटी सप्लाई कर दिया होगा, ट्रांसफर कर दिया होगा। यानी अगर प्रिंसिपल, एजेंट और कंज्यूमर के ट्रांजैक्शन में बिल एजेंट के नाम पे जा रहा है, एजेंट आगे बिल बेच रहा है अपने नाम पे, तो जैसे ही प्रिंसिपल ने गुड्स एजेंट को दिए होंगे, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो। कितनी वैल्यू का वैल्यूएशन पढ़ेंगे। और अगर बिल अल्टीमेटली प्रिंसिपल का ही जा रहा है, फिर तो एजेंट खाली डिलीवरी बॉय है, सामान यहां से वहां ले जा रहा है, तो जब प्रिंसिपल एजेंट को सामान दे रहा था वो जीएसटी में नहीं आएगा। तो देखो, अगर इनवॉइस जो जा रहा है आगे बंदे के पास वो एजेंट के नाम पे है तो डीम्ड सप्लाई बन गया। पर अगर एजेंट के नहीं, प्रिंसिपल के नाम पे बिल था, फिर तो डिलीवरी बॉय है यार, फिर तो प्रिंसिपल ने जब एजेंट को दिया होगा वो सप्लाई नहीं बनेगा। अल्टीमेट कंज्यूमर तो आखिरकार पे करेगा, वो तो सप्लाई बनना ही बनना है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि एजेंट बेच रहा है या प्रिंसिपल बेच रहा है। अब चलते हैं बाइंग वाले केस में। मुझे सामान खरीदना था, रॉ मटेरियल खरीदना था, मुझे रॉ मटेरियल खरीदना था। मैंने बोला आशीष मेरे एजेंट जा मेरे लिए मटेरियल खरीद के ला। वो मटेरियल खरीदने गया, उसने अब जो मटेरियल बेच रहा है उसने बोला बिल किसके नाम काटूं? अगर बिल एजेंट के नाम कटा तो फिर दो ट्रांजैक्शन आएंगी। जब वो बंदा आशीष को बेचेगा, आशीष लाके मुझे ट्रांसफर करेगा, तो फिर यहां पे जब एजेंट प्रिंसिपल को ट्रांसफर करेगा ये भी डीम्ड सप्लाई बनेगा। पैसे तो एक ही बार गए पर ओनरशिप दो बार ट्रांसफर हो गई ना। तो अगर बाय करते हुए भी एजेंट अपने नाम पे बिल लेके आया तो जब एजेंट मुझे लाके सामान फ्री में देगा चाहे, इसको भी डीम्ड सप्लाई बोला जाएगा। लॉजिक भी है, आगे जाके मुझे सामान बेचना है, रॉ मटेरियल से फिनिश बना के मुझे आगे बेचना है, मेरा इनपुट कब बनेगा? मेरे नाम पे बिल होगा। अभी तो बिल एजेंट के नाम पे था, जब मेरे नाम पे बिल आएगा तभी तो मैं इनपुट क्लेम कर पाऊंगा। यानी कि समझो, जब मैंने आशीष को बोला आशीष मेरे एजेंट जा सामान खरीद के ला, अगर वो मेरे नाम पे सामान खरीद के लाया फिर तो डिलीवरी बॉय हुआ, सामान खरीद के मुझे लाके दे दिया। तो जब मुझे लाके दिया एजेंट ने सामान, वो सप्लाई नहीं है। एक ही सप्लाई है जो बायर ने मुझे बेचा हो, सेलर ने मुझे बेचा होगा रॉ मटेरियल, बिल्कुल। पर अगर एजेंट आशीष अपने नाम पे बिल लेके आता फिर मुझे ट्रांसफर करता तो दो ट्रांजैक्शन, सेलर से एजेंट, एजेंट से मेरा। हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट की। तो अगर एजेंट अपने नाम पे सामान खरीद के लाया था, मुझे बेचा, तो ये भी डीम्ड सप्लाई बनेगा। चाहे पैसे ना ले मुझसे एजेंट, पैसे डायरेक्टली मैंने वहां पे दिए हो, पर बिल दो बार कट गया ना तो सप्लाई माना जाएगा। और सेम यहाँ पे अगर प्रिंसिपल के नाम पे डायरेक्ट मेरे नाम पे बिल होता तो एक ही ट्रांजेक्शन होती मीडियो सेलर की, मेरे एजेंट वाले ट्रांजेक्शन को नहीं बोलते सप्लाई। अगर समझ नहीं भी आया तो एक टेक्निक याद कर लो बस, अगर बिल एजेंट के नाम पे है, अगर बिल एजेंट के नाम पे है, अगर बिल एजेंट के नाम पे है, तो चाहे वो सेलिंग एजेंट हो या बाइंग एजेंट हो, प्रिंसिपल और एजेंट की ट्रांजैक्शन को सप्लाई कहेंगे। गेम ओवर।
अगर बिल एजेंट के नाम पे है, अब चाहे वो बाइंग एजेंट हो या सेलिंग एजेंट हो, हर प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजैक्शन को सप्लाई कहेंगे। गेम ओवर। क्लियर? क्लियर। अगला लास्ट पैरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर अभी तो देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हाँ वो क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन जरूरी थी बिजनेस के लिए, हो या ना हो। अब जो बताने जा रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसी से भी नहीं, रिलेटेड पर्सन से। ऊपर देखिए, उनसे जो इंडिया के बाहर है। ऑफ कोर्स इंपोर्ट कर इंडिया के बाहर ही होगा, फॉर बिजनेस। और सिंपल सी बात है, पैरा 4 शेड्यूल 1 में लिखा है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन ही होगा। मतलब अगर मैं अपने किसी रिलेटेड पर्सन से, जो इंडिया के बाहर है, उससे सर्विस ले रहा हूं, अगर बिजनेस के लिए ले रहा हूंगा तो चाहे फ्री में लूं तो भी सप्लाई माना जाएगा। एग्जांपल लेके बताता हूं, देखो झुमरू एसोसिएट्स ने लीगल सर्विस ली अपनी हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस और सब्सिडरी आपस में क्या, हेड ऑफिस ब्रांच या होल्डिंग सब्सिडरी आपस में क्या होते हैं रिलेटेड? बिल्कुल होते हैं। झुमरू एसोसिएट्स ने लीगल सर्विस ली अपने हेड ऑफिस से, जो कि मलेशिया में है। झुमरू इंडिया का, मलेशिया के हेड ऑफिस रिलेटेड पर्सन से सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, चाहे फ्री में क्यों ना कर रहा हो। कंडीशन पूरी हो गई, इंडिया ने, ब्रांच ने, हेड ऑफिस जो फॉरेन में है, रिलेटेड पर्सन, उससे सर्विस इंपोर्ट करी अपने बिजनेस के लिए, ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगी और इस पे आएगा जीएसटी। सर क्यों डाला जीएसटी? फ्री में लिया है तो बेटा ये लूपहोल बन जाएगा, आपस में रिलेटेड है, हमेशा दिखाएंगे कि कुछ पैसे लगे नहीं है और सारा कैश में ट्रांजैक्शन होती रहेगी। जो नॉन रिलेटेड है, फॉरेन पार्टी, उसको 7(1)(a) में डाला था, क्योंकि नॉन रिलेटेड है, फॉरेन पार्टी आप पे भरोसा नहीं करेगी, वो पैसे चार्ज करेगी। तो अगर 7(1)(a) में क्या था, नॉन रिलेटेड बंदा अगर फ्री में ट्रांजैक्शन दे रहा है तो गवर्नमेंट कहती थी मतलब हो सकता है जेन्युइन ही होगा, 99% केस में जेन्युइन होगा फ्री, तो वहां जीएसटी नहीं डाला, कंसिडरेशन नहीं है तो। पर रिलेटेड पर्सन है, कंसिडरेशन नहीं है, तब भी जीएसटी है अगर बिजनेस का यूज कर रहा हूं तो। यानी फर्क समझना, मैं सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? इंपोर्ट। जिससे इंपोर्ट कर रहा हूं मेरा उसमें कोई रिश्ता नहीं है, अनरिलेटेड, नॉन रिलेटेड, तो अगर पैसे दिए तो सप्लाई है, वरना नहीं है। चाहे कैश में दूं, काइंड में दूं, फॉरबिडेंस दूं, इंड्यूसमेंट दूं, अगर पेमेंट हो रही है तो सप्लाई है। आपको ये देखना ही नहीं है कि बिजनेस है या नहीं है। पर अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं सर्विस किसी रिलेटेड पर्सन से, तो कंसिडरेशन नहीं देखना, ये देखना है बिजनेस में यूज कर रहा हूं या पर्सनल कर रहा हूं। रिलेटेड पर्सन से सर्विस इंपोर्ट करी बिजनेस के लिए, हमेशा सप्लाई बनेगा। कितनी वैल्यू पे पढ़ेंगे वैल्यूएशन में जाके, पर अगर रिलेटेड पर्सन से पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं तो नहीं बनेगा। एग्जांपल, मेरा भाई रहता है लंदन में, वो आर्किटेक्ट है, मैं अपना घर यहां बना रहा था, मैंने बोला भाई घर का डिजाइन बना दे, उसने बना दिया। लंदन बैठे बैठे आर्किटेक्ट की सर्विस मिली, पर बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। भाई ने पैसे नहीं लेगा मेरे से, जीएसटी आएगा नहीं, सप्लाई नहीं बनेगा। सिंपल पॉइंट, क्लियर। और दोबारा सुन लो इंपोर्ट वाला केस, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंपोर्ट पहले बताओ किससे किया, रिलेटेड से या अनरिलेटेड? नॉन रिलेटेड। नॉन रिलेटेड से 7(1)(a) में जाओ, यहां खाली रिलेटेड है। ओके, सेकेंड डिफरेंस, जब नॉन रिलेटेड से बात कर रहा हूं तो गवर्नमेंट को पैसों का डर नहीं है, पता है 99% केस में जेन्युइन होगा, तो अगर कंसिडरेशन गया होगा तो सप्लाई है, बात खत्म, बिजनेस देखना ही नहीं है। पैरा 4 7(1)(c) का क्या बोलता है, शेड्यूल 1 का, अगर रिलेटेड पर्सन से सर्विस इंपोर्ट करी है, अब गवर्नमेंट को पता है पैसे नहीं है ना, तो भी दिक्कत हो सकती है, तो रिलेटेड पर्सन से अगर सर्विस इंपोर्ट करी है, बिजनेस के लिए करी है, हमेशा सप्लाई बनेगा। कितनी वैल्यू का, वैल्यूएशन पढ़ेंगे। रिलेटेड पर्सन से सर्विस इंपोर्ट करी फ्री में, पर्सनल यूज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो सप्लाई। क्लियर हो गया? ये था आपका पैरा नंबर 4। आज हमने क्या पढ़ा, 7(1)(a). सभी हमारा सिर्फ सेक्शन 7 सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ है, क्लॉज एबीसी पूरे हुए हैं। ए क्या कहता था, गुड्स गए, सर्विस गई, सप्लाई गई, कंसीडरेशन आया, फॉर बिजनेस, बन गया आपका सप्लाई। 7(1)(b) कहता था इंपोर्ट किया सर्विस का, कंसीडरेशन भी दिया, बिजनेस हो या ना हो, बन गया सप्लाई। 7(1)(c) क्या कहता था, 7(1)(c) कहता था 4 ऐसे पैराग्राफ जहां कंसिडरेशन नहीं जा रहा वो भी सप्लाई बनेगा। क्या क्या, पहला परमानेंट एसेट डिस्पोजल का, मैंने कोई फ्री में बिजनेस का एसेट दे दिया, चाहे करंट हो या फिक्स्ड एसेट हो, फ्री में दे रहा हूं, पर ऐसा फ्री जिसपे मैंने आईटीसी लिया था, तो बन गया सप्लाई।
सेकेंड पैरा कहता है रिलेटेड पर्सन है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करता है। स्टॉक ट्रांसफर ही क्यों ना हो, जीएसटी आएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में हर ट्रांजेक्शन में नहीं, 50,000 से ऊपर गिफ्ट होगा तो आएगा जीएसटी। वही गिफ्ट अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिख दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा जीएसटी, सैलरी बन जाएगा, नेगेटिव लिस्ट में जाएगा। ठीक है। पैरा 3 बात करता है प्रिंसिपल एजेंट की। अगर एजेंट के नाम पे बिल है तो प्रिंसिपल एजेंट की हर ट्रांजैक्शन पे माना जाएगा डीम सप्लाई। और पैरा 4 कहता है रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट कर रहा हूं तो कंसीडरेशन नहीं देखना, बिजनेस के लिए यूज करा तो बन गया सप्लाई, पर्सनल यूज किया तो नहीं बना सप्लाई। क्लियर हो गया? ठीक है, ये था आपका शेड्यूल 1। अब चलते हैं सेक्शन, यहां खत्म हो गया हमारा 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। एक बार जल्दी रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो चार्ट्स, गुड्स हमने पढ़ा था, गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें दो चीजें नहीं आती, क्या? मनी नहीं आता, सिक्योरिटी नहीं आता, पर क्या आता है? एक्शनेबल क्लेम आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है। सर्विस क्या था? सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। यानी मनी सिक्योरिटी तो किसी में भी नहीं आते, ना गुड्स में ना सर्विस में। पर सर्विस में क्या आता है? एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, यानी लोन के ऊपर इंटरेस्ट, लोन लेते टाइम प्रोसेसिंग फीस, डिस्काउंटिंग, यानी एक्टिविटी जो मनी को यूज करने के लिए होती है, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोसेसिंग फीस, ये सब क्या है? सर्विस है। ठीक है, ये आपका चार्ट है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला रिवाइज करते हैं। सेक्शन 7 का फ्लो एक बार देख लो। फ्लो क्या है? 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई क्या है? क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। 7 सबसेक्शन 1A क्लासिफिकेशन, क्या सप्लाई है तो वो गुड्स का या सर्विस का है, शेड्यूल नंबर 2। फिर आएगा शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। हमने देखा था डेफिनेशन कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन के 2 पार्ट होते हैं, पहला काइंड में मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, इंड्यूसमेंट है, फोरबियरेंस है, सब्सिडी वाला पॉइंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पॉइंट। आप पहले समझो, देखो क्या बोला गया है। कंसिडरेशन मतलब इन मनी हो या अदरवाइज, मतलब काइंड में हो या कैश में हो, कंसिडरेशन तो बनेगा। अच्छा, क्या इंड्यूसमेंट यानी कि लालच देना कंसिडरेशन बनता है? बिल्कुल बनता है। एग्जांपल ढाबे वाला जो बस वालों को लालच देता है। सेकंड, फॉरबियरेंस, कुछ टॉलरेट करने का, व्हाइट वॉश वाला एग्जांपल। मेरे घर में बगल वाले घर में व्हाइट वॉश हो रहा था, या छींटे गिर रहे थे, मैंने फॉरबियरेंस दिखाया, टॉलरेट किया ताकि मेरा काम क्लीन करके जाए बंदा। वो क्या कंसिडरेशन होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। क्या गवर्नमेंट से अगर मिलती है सब्सिडी, कंसिडरेशन है? नहीं, अब कंसिडरेशन नहीं है। पर गवर्नमेंट के अलावा कोई और सब्सिडी दे, लोकल अथॉरिटी सब्सिडी दे, या मुझे कोई एनजीओ सब्सिडी दे, कोई कंपनी सब्सिडी दे, ये सप्लाई, ये कंसिडरेशन बनता है, इस पे जीएसटी आता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कंसिडरेशन नहीं माना जाता जब तक वो रेंट से एडजस्ट ना हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब चलते हैं रेसिपिएंट की डेफिनेशन के ऊपर। याद है रेसिपिएंट, मैंने कहा था अगर कंसिडरेशन है तो जो पे कर रहा है वो रेसिपिएंट, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जिसको मैं गुड्स दे रहा हूं या जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं वो बनता है रेसिपिएंट। याद आ गया होगा पॉइंट। डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक ही पैन पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अगर होते हैं तो कहे जाते हैं डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन। एग्जांपल देखते हैं, हरियाणा मेरी फैक्ट्री है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है। दूसरा मेरा वेयर हाउस महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी ले रखा है रजिस्ट्रेशन। एक मेरा डेपो, डेपो मतलब वेयर हाउस ही होता है, वो राजस्थान में है, वहां भी ले रखा है रजिस्ट्रेशन। 3 जगह रजिस्ट्रेशन है। तो हरियाणा से अगर मैं स्टॉक ट्रांसफर करता हूं महाराष्ट्र में, दोनों आपस में डीडीपी हैं, स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई बनता है, तो टैक्स इनवॉइस भी जाएगा, जीएसटी भी जाएगा, ई वे बिल भी जाएगा। ई वे बिल सिंपल है भाई, जहां भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा ई वे बिल तो जाएगा ही जाएगा। और अगर ऐसे हरियाणा से सामान भेजता हूं मैं राजस्थान, अलग डीडीपी के पास, यहां भी स्टॉक ट्रांसफर पे सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई है तो टैक्स इनवॉइस जाएगा, उस पर जीएसटी पे होगा और ई वे बिल जनरेट होगा क्योंकि गुड्स यहां से वहां जा रहे हैं। अगर सेम स्टेट की बात करूं, दिल्ली में फैक्ट्री है, दिल्ली में वेयर हाउस है, दिल्ली में ही डेपो है। पहले बात करते हैं डेपो की। दोनों अगर एक ही स्टेट में अलग अलग ब्रांच होता है तो रजिस्ट्रेशन कराना अलग अलग जरूरी नहीं होता, सिंगल से काम चल जाता है। दिल्ली की फैक्ट्री से दिल्ली के डेपो में अगर स्टॉक ट्रांसफर हुआ था तो ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो टैक्स इनवॉइस नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा? डिलीवरी चालान जाएगा। जीएसटी नहीं पे होगा क्योंकि सप्लाई नहीं है, पर ई वे बिल तो जाएगा। और अगर एक और मेरा वेयर हाउस है दिल्ली में,
उसका मैंने रजिस्ट्रेशन अलग से ले रखा है। अब सेम स्टेट में अलग लेना आपका ऑप्शनल था, आपने ले लिया, पर जैसे रजिस्ट्रेशन लिया दो अलग रजिस्ट्रेशन हो गए, चाहे सेम स्टेट ही क्यों ना हो। अब ये डीडीपी बन चुके हैं। जब यहां से वहां सामान जाएगा तो सप्लाई बनेगा, स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई बनेगा, टैक्स इनवॉइस जाएगा, जीएसटी पे होगा, ई वे बिल तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इंपोर्ट वाला केस हम देखा था। इंपोर्ट थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैंने चार्ट बना दिया। 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी कहता है आपने इंपोर्ट किया, कंसीडरेशन जरूरी था, सर्विस इंपोर्ट करी, कंसीडरेशन जरूरी था, बिजनेस के लिए हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। अगर इंपोर्ट और सर्विस केस में कंसीडरेशन पे कर रहे हो भाई साहब तो 7(1)(b के अकॉर्डिंग सप्लाई है, बिजनेस हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। पैरा 471C का शेड्यूल 1 का पैरा 4 जो कहता है आपने सर्विस इंपोर्ट करी, रिलेटेड पर्सन से पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट कर रहे होते तो 7(1)(b में जा चुके होते, आपने सर्विस इंपोर्ट करी रिलेटेड पर्सन से, कंसीडरेशन है ही नहीं। अब रिलेटेड पर्सन से ले रहे हो, कंसीडरेशन नहीं है, तो दो केस, बिजनेस के लिए ले रहे हो तो सप्लाई है, पर्सनल यूज के ले रहे हो सप्लाई नहीं है। ये था आपका, समझ आ गया पॉइंट आपको? ये कुछ मैंने चार्ट्स बना के दिखा दिए ताकि थोड़ा कंफ्यूजन आपका कम हो जाए। अब चलते हैं 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए यानी शेड्यूल 2 फॉर क्लासिफिकेशन के ऊपर। सप्लाई क्या होता है हम देख चुके हैं। चलो अब चलते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A के ऊपर, जिसके अंदर आएगा हमारा शेड्यूल 2। ये देगा क्लासिफिकेशन कि अभी तक जो सप्लाई बन चुका है 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए बी और सी के अंदर जो सप्लाई बन चुका है, अब वो गुड्स का है या सर्विस का है, क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग शेड्यूल 2 में। देखो इस पे जाने से पहले ना एक बहुत अच्छी बताता हूं ट्रिक। ट्रिक क्या है? अगर मैं कोई भी गुड्स सामने वाले बंदे को ओनरशिप के साथ दे रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ गुड्स नहीं दे रहा, मैं ओनरशिप भी दे रहा हूं, इसे कहा जाता है गुड्स की सप्लाई। पर अगर मैं गुड्स तो ट्रांसफर कर रहा हूं पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा, इसे कहा जाता है सर्विस की सप्लाई। एग्जांपल, ये पेन है, मैंने पेन सेल कर दिया। सेल कर दिया मतलब अब मैं ओनर नहीं हूं इस पेन का, सामने वाला बंदा ओनर है, तो जो ये पेन यहां से वहां गया ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया क्योंकि ओनरशिप भी गई। सेकेंड केस, मैंने ये पेन रेंट पे दिया 2 दिन के लिए कि 2 दिन के बाद वापस कर देना मुझे, तो पेन तो 2 डेज के लिए सामने गया पर ओनरशिप नहीं गई, बस 2 दिन के लिए पेन सामने गया, तो इसे कहा जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। ये ट्रिक थी, आओ देखते हैं अच्छे से। पहला कहता है सर आपने ट्रांसफर कर दिया टाइटल भी, मतलब गारमेंट्स मैंने सेल कर दिए फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा गुड्स या सर्विस? सर टाइटल यानी कि ओनरशिप, ओनरशिप गई मतलब गुड्स, गुड्स की सप्लाई माना जाएगा। बिल्कुल ठीक। एक अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर कई बार क्या होता है गुड्स तो आज ही ट्रांसफर हो जाते हैं पर ओनरशिप कुछ टाइम बाद ट्रांसफर होती है, टाइम से मतलब ही नहीं है, ये बता ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या नहीं। हायर परचेज का एग्जांपल लेते हैं, याद है अकाउंट्स का हायर परचेज, डे 1 पे क्या होता है आप गुड्स चले जाते हैं आपके पास से, फिर फॉर द टाइमिंग इंस्टॉलमेंट आती रहती है और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होती है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, पर एट द एंड ओनरशिप जा रही है ना, हाँ जा रही है, तो हायर परचेज जिसमें ओनरशिप आज नहीं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफर होगी पर ट्रांसफर तो होगी ओनरशिप, तो हायर परचेज को भी क्या बोला जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। पर अगर मैं कोई प्रोडक्ट रेंट पे दे रहा हूं, कुछ दिनों के लिए दे रहा हूं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा, उसे कहा जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अगर मैंने मशीन सेल करी सप्लाई ऑफ गुड्स, मशीन रेंट पे दी सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई हो चुका है, खाली क्लासिफाई कर रहे हैं गुड्स का या सर्विस का है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ये क्या होता है एग्जांपल लेके बताता हूं। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए पीजी में रहने गया, तो हमने एक एसी मिलके परचेज कर लिया। हम 3 लोगों ने 30,000 रुपीज का एसी 10,000 डाल के ले लिया। अब क्या हुआ, 2 मंथ्स के बाद एक मेरा दोस्त कह रहा है भाई मेरा काम तो हो गया दिल्ली में, मैं पीजी छोड़ के जा रहा हूं, मैं एसी ले जाऊं। मैंने कहा तू कैसे एसी ले जाएगा, एसी हम तीनों ने मिलके खरीदा है। उसने बोला बात तो ठीक है, तो हमने उसको काम किया, हमने उसको 5,000 रुपीज दिए कि देख तूने 10,000 डाले थे ना एसी में, 5,000 पकड़ तू जा। वो चला गया। अब एक और बंदा रहने आ गया हमारे रूम में पीजी में। अब एक और बंदा रहने आया, हमने उससे बोला भाई देख हम एसी यूज करते हैं, 5,000 रुपए दे तो एसी तेरे को यूज करने देंगे।
उसने कहा ठीक है, उसने हमको 5,000 रुपए दे दिए। अब जो वो 5,000 हमको दे रहा है, ये क्या है? ये अनडिवाइडेड शेयर है, क्योंकि एसी की ओनरशिप नहीं मिल रही उसको, बस 5,000 देके एसी को यूज कर पा रहा है वो। ये भी क्या हो गया? सर्विस। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, लैंड और बिल्डिंग की बात करते हैं। सर हमने कल ही देखा था, मतलब आज ही देखा था सॉरी, गुड्स की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी आती ही नहीं है। गुड्स में क्या था? मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल। यानी कि लैंड और बिल्डिंग जो कि इमूवेबल है वो गुड्स तो नहीं है, यानी लैंड और बिल्डिंग को सेल करूंगा तो सप्लाई तो नहीं बन रहा था। पर अगर रेंट पे दे रहा हूं लैंड और बिल्डिंग को तो सर्विस बन जाएगा। पता है क्यों? गुड्स क्या कहता था? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस क्या बोलता था? सर्विस मतलब वो चीज जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। यानी कि लैंड और बिल्डिंग तो बच गया ना सर्विस बनने के लिए, क्योंकि गुड्स ने बाहर कर दिया लैंड और बिल्डिंग को, और सर्विस ने बोला मैं वो हर चीज हूं जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस तो बन सकता है। अब सर्विस कब बनेगा? जब ओनरशिप ट्रांसफर ना हो रही हो, मतलब रेंट वाली बातें। मतलब अगर मैं अपना लैंड या बिल्डिंग रेंट पे किसी को दूंगा ना, तो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। ओके, पर वही लैंड और बिल्डिंग सेल करूंगा तो गुड्स नहीं है तो सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब चाहे बिल्डिंग कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, रेंट पे अगर दे रहा हूं सप्लाई तो बनेगा। अब आगे जाके देखेंगे एग्जेम्पशन है या नहीं है, सप्लाई तो बनेगा। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, सिंपल चीज। मैंने कपड़ा खरीदा, टेलर के पास गया, भाई साहब कपड़े को स्टिच करके शर्ट बना दो, पैंट बना दो, सूट बना दो। तो जो वो मेरे मूवेबल गुड्स के ऊपर प्रोसेस करेगा, इसे कहा जाता है सर्विस। वो सर्विस ही तो करके दे रहा है मुझे, बिल्कुल ठीक। ठीक है, हाँ। अब ये पॉइंट देखो, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्या देखा था? हमने वहां देखा था सर, अगर मैं अपने बिजनेस का कोई एसेट परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर दूं और बदले में कंसीडरेशन ले लूं, वो बिजनेस एक्टिविटी है, सप्लाई बन रहा था। शेड्यूल 1 में क्या देखा था? पैरा 1 में, अपने बिजनेस का कोई एसेट करंट हो या फिक्स्ड हो, अगर फ्री में भी किसी को दे दूं पर उस पर अगर इनपुट लिया होता, वो भी बनता मेरा सप्लाई। यानी सप्लाई तो बन रहा है दोनों ही केस में, कंसीडरेशन लो या ना लो। जब अपने बिजनेस का एसेट किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, पर गुड्स की या सर्विस की क्या बोलोगे? वही बात, परमानेंटली दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो गुड्स, कुछ टाइम के लिए दिया तो सर्विस। एग्जांपल लेके बताता हूं। एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए का फर्नीचर का शोरूम है। फर्नीचर का शोरूम है तो एक दिन उनको पता लगा, अरे मेरे घर में बेड टूट गया, तो उसने अपना बेड घर पे ला दिया, शॉप से बेड घर पे ले गया। जब शॉप से बेड घर ले गया, परमानेंटली ले गया होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा। सर अपने घर ही तो ले गया ओनर, तब भी सप्लाई? हाँ तब भी सप्लाई, क्योंकि जब वो फर्नीचर खरीद के लाया होगा तो इनपुट टैक्स तो दिया होगा उसके ऊपर। हाँ टैक्स तो दिया होगा। फिर इनपुट टैक्स दिया हुआ कोई भी एसेट तुम फ्री में किसी और को दो या अपने घर लेके आओ, एसेट तो बाहर गया ना बिजनेस से, सप्लाई तो माना जाएगा। और ये बेड अगर परमानेंटली घर आ गया होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स, कुछ टाइम के लिए लेके आया होगा सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जांपल पढ़ लेना, यहां पे दिए हुए हैं। ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर सुन लो क्या बोलता है। मेरे बिजनेस में यहां पढ़ा रहा हूं, लैपटॉप, फर्नीचर, एसी वगैरह मैंने यहां पे ले रखे हैं, मेरे बिजनेस के एसेट्स। खरीदते टाइम इनपुट भी दिया था, मैंने किसी को बेचा नहीं सामान, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया। अब गवर्नमेंट कहती है भाई साहब बिजनेस बंद कर रहे हो, जीएसटी नंबर सरेंडर कर रहे हो, अब हमको क्या पता सरेंडर करने के बाद जीएसटी नंबर तुम्हें सारा सामान कैश में बेच दो, क्योंकि एक बार सरेंडर हो गया जीएसटी नंबर, फिर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर, मैं जो चाहे करूं। तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब अगर अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, जीएसटी नंबर सरेंडर कर रहे हो, तो जो जो सामान तुम्हारे पास पड़ा है, जिसका तुमने इनपुट लिया हुआ था, हम मानेंगे ये सारा सप्लाई है। मैंने मतलब बेचा भी नहीं किसी को, सामान पड़ा हुआ है, एसी यहीं लगा हुआ है, लैपटॉप यहीं पड़ा हुआ है, जस्ट मैं जीएसटी नंबर सरेंडर कर रहा हूं, पर गवर्नमेंट को डायरेक्ट कल को जाके कैश में बेच दिया तो जीएसटी खा जाऊंगा जिसका इनपुट लेके बैठा हुआ था। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा इनपुट ले रखा था, सामान बिजनेस में यूज कर रहे थे, बिजनेस बंद कर दिया ना, जिस दिन बिजनेस बंद किया जो जो सामान पड़ा हुआ है हम मानेंगे ये सारा तुमने सेल कर दिया, सप्लाई कर दिया है, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। गलत है पर है, क्या कर सकते हैं। दो एक्सेप्शन है इसकी।
जब नहीं मानेंगे सप्लाई, जब मैंने अपना ये सेटअप किसी और को सेल कर दिया हो। अब तू आके एकेडमी चला भाई, यहां पे तो बिजनेस तो चल रहा है ना। अब गवर्नमेंट को डर नहीं है, जो इक्विपमेंट्स मेरे पास थे वो इक्विपमेंट कोई और लेके काम चलाएगा। अब गवर्नमेंट को डर नहीं है, तो ये काम एक्सेप्शन में आ जाएगा, अब सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑलरेडी देख चुके हैं। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दोगे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वही इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल करोगे तो सप्लाई बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो गुड्स नहीं बनता। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शन आ गया। बिल्डर, जो बिल्डर होते हैं फ्लैट्स बना के बेचते हैं, इसमें गवर्नमेंट को लगा यार यहां तो ना कहीं सर्विस कंपोनेंट छुपा हुआ है जिसको सेल बोला जाता है। सर्विस कंपोनेंट छुपा हुआ है, सेल बोला जाता है, मतलब समझो, मुझे फ्लैट खरीदना था, 3 BHK फ्लैट खरीदना था। मैं बिल्डर के पास गया, मैंने बोला बिल्डर भाई साहब मुझे फ्लैट खरीदना है। उसने बोला खरीदो। उसने मुझे फ्लैट दिखाए जो कंप्लीट हो चुके थे, बन चुके थे। मुझे एक फ्लैट पसंद आया, मैंने पेमेंट करी, मैंने परचेज कर लिया। अब आपसे पूछता हूं नॉर्मल चीज, बनी बनाई चीज मैं परचेज कर रहा हूं, ये मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं या सर्विस? बनी बनाई चीज। सर बनी बनाई चीज है तो एक तरह से सेल ही तो हो गई। बिल्कुल सेल हो गई। बनी बनाई चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूं, ये सेल है, कोई जीएसटी नहीं है। इमूवेबल के ऊपर लगता ही नहीं सप्लाई, जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है। सेकेंड केस समझो, मैं बिल्डर के पास गया, मैंने बोला मुझे 3 BHK चाहिए। उसने बोला सर मैं नई बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं, आओ आपको डिजाइन वगैरह दिखाऊं। मैंने बोला ठीक है यार, डिजाइन तो अच्छा है, पर एक काम कर, ऐसी मुझे फ्लोरिंग मेरे टाइप की चाहिए, टाइल्स मेरे टाइप की चाहिए, मुझे यहां बेडरूम चाहिए, यहां ड्राइंग रूम चाहिए। मैंने पूरा उसको डिजाइन बता दिया। अब मेरे अकॉर्डिंग वो बनाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई बिल्डर मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन करेगा बिल्डिंग, तो वो सिर्फ गुड्स, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है या कहीं ना कहीं सर्विस भी दे रहा है? सर सर्विस भी दे रहा है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहा है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को। बिल्कुल। यहां गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब आपके अकॉर्डिंग बिल्डिंग बन रही है, मतलब यहां पे सर्विस कंपोनेंट भी आ गया, अब तो हम इस पे जीएसटी लेंगे, चाहे आप बिल्डर से खरीदी क्यों ना रहे हो बिल्डिंग, पर आपके अकॉर्डिंग बन रही है, अब ये सर्विस है, अब इस पे जीएसटी आएगा। अब बात आ गई यार, गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा? एग्जांपल देखो ना, मैं बिल्डर के पास गया, बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने एडवांस दिया, बिल्डिंग बुक कर दी। बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने एडवांस दिया, बिल्डिंग बुक कर दी। अब गवर्नमेंट को कैसे पता, जो मैं बिल्डिंग बनने से पहले एडवांस देके आ गया था, मैंने बिल्डर को बोला मेरे अकॉर्डिंग बना या नहीं बोला? मैं तो हमेशा बोलूंगा मैंने नहीं बोला मेरे अकॉर्डिंग बना, क्योंकि जैसे ही मैंने बोल दिया गवर्नमेंट को कि बिल्डर को मैंने बोला मेरा डिजाइन लेके बिल्डिंग बना, वो सर्विस बन जाएगा, उस पर जीएसटी आ जाएगा। मैं जीएसटी बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, नहीं नहीं मैंने खाली एडवांस दिया है सर, मैंने कोई कंपोनेंट नहीं बोले कि मेरे अकॉर्डिंग बनाओ बिल्डिंग, मैंने कोई डिजाइन नहीं दिया। गवर्नमेंट को डाउट आ गया, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया। गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब हमें पता है तुम चीटिंग करने वाले लोग हो, गवर्नमेंट ने बना दिया रूल कि बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले अगर 1 रुपये भी एडवांस चला गया होगा, 1 रुपए का भी एडवांस चला गया होगा बिल्डर को, तो हम मानेंगे पूरा कॉन्ट्रैक्ट, जितने की भी बिल्डिंग होगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर जीएसटी आएगा। यानी कंप्लीशन से पहले अगर 1 रुपये भी चला गया बिल्डर के पास, तो माना जाएगा जितने की पूरी बिल्डिंग सेल हुई है ना भाई, पूरी बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगी। समझ आ गया? अच्छा, अब कंप्लीशन क्या मानेंगे, कब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है? तो गवर्नमेंट ने बनाया इसके लिए रूल। गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन बिल्डिंग अथॉरिटी उस बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी कि हां सर्टिफिकेट आ गया, बिल्डिंग बन चुकी है, वो डेट, या फिर जब पहली बार लोग रहने चले गए बिल्डिंग के अंदर। कई बार क्या होता है, सर्टिफिकेट लेट होता है तो बिल्डर कहता है रहना स्टार्ट कर दो, आ जाओ, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑक्यूपेशन, पहली बार कौन रहने गया बिल्डिंग में। तो 2 केस, बिल्डर को जब मिल गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से कि बिल्डिंग बन चुकी है। सेकंड केस, जब फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गई, लोग रहने चले गए। दोनों में से जो पहले हो गया उस दिन माना जाता है कि बिल्डिंग बन गई है। और जिस दिन बिल्डिंग बन गई उससे पहले अगर एडवांस दे दिया होगा आपने 1 रुपए का भी, तो पूरी जितने की बिल्डिंग खरीदोगे पूरा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और अगर पूरी पेमेंट आपने इस कट ऑफ डेट के बाद पे करी है, यानी 1 रुपया भी पहले नहीं दिया, पूरा अमाउंट बाद में दिया है, तो माना जाता है सिर्फ सेल है, सर्विस का पार्ट ही नहीं है, अब जीएसटी नहीं आएगा। और मैं डायग्राम देके समझाता हूं आपको एक बार। ये
देखो हमें क्या देखना है, फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दोनों में जो पहले हो जाए उस दिन मानी जाएगी कट ऑफ डेट। और वो कट ऑफ डेट के पहले अगर जरा सा भी एडवांस चला गया होगा तो पूरी बिल्डिंग के अमाउंट को माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी आएगा। पर इस कट ऑफ डेट के बाद अगर पूरा अमाउंट गया होगा, मतलब पहले कुछ नहीं सारा बाद में गया होगा, तो पूरा अमाउंट सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब सप्लाई माना नहीं जाएगा, क्योंकि सेल हो गया और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं आता। और देखो फर्स्ट ऑक्यूपेशन पहली बार बंदा रहने आया 15 अगस्त 2017 को, कंप्लीशन मिला 15 दिसंबर 2017 को। इन दोनों में पहले क्या हुआ सर, पहले ऑक्यूपेशन हो गया यानी 15 अगस्त 2017। तो अब जो कट ऑफ डेट आ गई फर्स्ट ऑक्यूपेशन या कंप्लीट सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, जो कट ऑफ डेट आ गई इस 15 अगस्त से पहले अगर 1 रुपए का भी तुमने एडवांस दे दिया होगा बिल्डर को, तो जितने की बिल्डिंग होगी ना भाई साहब 1 करोड़ 2 करोड़ पूरे पे जीएसटी आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। पर अगर 15 अगस्त के बाद तुमने कुछ पेमेंट की होगी 16 अगस्त 18 अगस्त 20 अगस्त को, मतलब तुमने पहला रुपया जो ट्रांसफर किया, फर्स्ट रुपी जो ट्रांसफर किया वो इस कट ऑफ डेट के बाद 15 अगस्त के बाद ट्रांसफर किया होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं किया होगा, तो अब पूरा सेल माना जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी का, और इमूवेबल की सेल के ऊपर जीएसटी नहीं आता। आओ क्वेश्चन देखो एक बार, ये रीडिंग करो एक बार। 15 जून 2019 को फर्स्ट टाइम बंदा रहने आया, कंप्लीशन हो गया था बिल्डिंग का 15/5 को, 1 महीना पहले। कट ऑफ डेट क्या है 15/6 15/5 विच एवर इज अर्लियर, 15 मई हो गया कट ऑफ डेट। पहली बार पेमेंट कब गई है 7 जुलाई को, पहली बार 1 लाख पे हुए हैं और बाकी 99 लाख पे हुए हैं 15 सितंबर को। कट ऑफ डेट क्या थी सर, कट ऑफ डेट थी 15 मई। 15 मई से पहले अगर 1 रुपया भी गया होता तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता, पर यहां पहली बार पेमेंट कब गई है 7 जुलाई को 1 लाख रुपीस की। अगर पहली बार पेमेंट जो गई है वो कट ऑफ डेट के बाद गई है तो सप्लाई है ही नहीं, नो जीएसटी, क्योंकि सेल माना जाएगा इसको। अब अगला देखो, फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ है 15 अगस्त को, कंप्लीशन मिल गया 25 नवंबर को, यानी कट ऑफ डेट क्या बनेगी विच एवर इज अर्लियर 15 अगस्त 2019। अब अगर 15 अगस्त 2019 से पहले जरा सा पेमेंट भी गया होगा तो पूरा अमाउंट बन जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। 1 लाख मिले हैं 30 सितंबर को और 99 लाख मिले हैं 2024 में जाके, यानी कि सिंपल सी बात 15 अगस्त तो कोई पेमेंट नहीं गई थी, 1 रुपया पेमेंट भी नहीं गया था, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट अ सप्लाई, नो जीएसटी। ठीक है सर, अगला केस देखो, फर्स्ट ऑक्यूपेशन 15 जून, कंप्लीशन सर्टिफिकेट 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर 15 जून। 15 जून आपका आ गया कट ऑफ डेट। अरे आपने 1 रुपया दे दिया 10 जून को, 15 जून जो कट ऑफ डेट निकल के आई थी उससे पहले 1 रुपया चला गया, बाकी 5 करोड़ रुपए बाद में गए। पर क्योंकि 1 रुपया भी कट ऑफ डेट से पहले चला गया, अब ये पूरा 5 करोड़ 1 रुपए बन गया सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे आएगा आपका जीएसटी। समझ आ गया पॉइंट? यस सर। ये 3 एग्जांपल देख लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स वगैरह अगर मैं सेल कर रहा हूं, बेसिकली ओनरशिप दे रहा हूं, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। रेंट पे दे रहा हूं, लाइसेंस बना के दे रहा हूं 1 साल 2 साल के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्लियर? अगला देखो, बात करते हैं डिजाइन की। अब लॉजिक से बताऊंगा, आप बताना लॉजिक से। मुझे अपना एक सॉफ्टवेयर बनाना था जहां मैं क्लास की रिकॉर्डिंग करता हूं। मैंने बोला भाई साहब इस जगह मुझे अपनी फोटो चाहिए, यहां अपने नोट्स चाहिए, मैं चाहता हूं नीचे लिखा आता रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये तो मैं पूरा अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनवा रहा हूं, ये सप्लाई गुड्स की होगी या सर्विस की होगी? सर्विस होगी सर, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करा रहे हो, सर्विस है बिल्कुल। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर अगर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कराता हूं, मॉडिफाई कराता हूं, डिजाइन कराता हूं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनता है। चाहे ओनरशिप मेरी हो, पर उसने मेरे अकॉर्डिंग बना के दिया ना, मेरे अकॉर्डिंग बना के देगा, सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगा। ठीक है, आप एमएस ऑफिस की साइट पे गए, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीद लिया, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस गुड्स। पर अगर लाइसेंस मिलता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, फिर रिन्यू कराना पड़ता है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी फॉर द टाइम बिंग लाइसेंस मिलेगा, सर्विस परमानेंटली मिल जाएगा तो गुड्स। पर सॉफ्टवेयर केस में याद करना, अगर आपने कस्टमाइज कराया, टेलर बेस्ड अपने अकॉर्डिंग बनवाया, तो चाहे परमानेंटली क्यों ना मिल रहा हो, हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। ठीक है, यह पॉइंट कहता है, याद करो मैंने व्हाइट वॉश होने दिया था अपने घर में,
है ना। मैंने से उसे क्या कहते हैं, फोरबियरेंस, यानी टॉलरेट किया था मैंने एक्ट को, जो वो व्हाइट वॉश करके दे रहा था बंदा मुझे, इसे कहा जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। हमेशा टॉलरेट फोरबियरेंस को बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। याद आ गया व्हाइट वॉश वाला, कंसिडरेशन की डेफिनेशन बताया था। मेरे घर में छींटे पड़ रहे थे, व्हाइट वॉश वाले ने बोला सर अभी गंदा होने दो, बाद में आके ठीक कर दूंगा, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। कॉम्पोजिट सप्लाई, देखो दो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें गुड्स भी है सर्विस भी है। अब बात आती है सर जिस कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स और सर्विस दोनों हैं उसको क्या माने, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट माने, सर्विस माने, या मिक्स करके माने। इस पे अगला टॉपिक आएगा, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। पर यहां पे जीएसटी एक्ट ने दो कॉन्ट्रैक्ट्स को तो बाय डिफॉल्ट बोला है सर्विस ही मानेंगे। ऐसे दो कॉन्ट्रैक्ट जो बाय डिफॉल्ट सर्विस ही रहेंगे वो हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मुझे अपनी बिल्डिंग में ऑल्ट्रेशन कराना था, इंप्रूवमेंट करानी थी, रेनोवेशन कराना था, फैब्रिकेशन कराना था, तो मैंने एक बंद कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। मैंने बोला ये मेरी बिल्डिंग है, चल यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बना के दे, इंप्रूवमेंट कर या व्हाइट वॉश कर या कुछ भी कर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ऑल्ट्रेशन, इंप्रूवमेंट, फैब्रिकेशन कुछ भी करेगा और अपना सामान भी लेके आएगा, पेंट लाएगा, अपने ब्रशेज लाएगा, कुछ सरिया वगैरह लाएगा, कुछ भी अगर लेके आए, ईंट रोड़ी जो भी लेके आए, सीमेंट लेके आए, अपना सामान लेके आया, गुड्स, मेरी इमूवेबल के ऊपर सर्विस आके दी, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हम मानते हैं सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट ने बोला हम पंगे में नहीं पड़ेंगे कि सीमेंट भी आया, गुड्स भी आए, हम मानेंगे अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्टर आके सर्विस दे रहा है, हम बाय डिफॉल्ट बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस है, और जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस पे सर्विस के अकॉर्डिंग जीएसटी का रेट लगेगा। इसके डीप में मत जाना, जितना बोला है उतना ही पढ़ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अगला, रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्टोरेंट, मेस, अगर आप खाना खाने जाते हो कहीं पे तो क्या होता है, खाने का ऑर्डर देते हो, वेटर खाना लाके रख देता है टेबल पे आके, बाद में टेबल क्लीन भी करके जाता है, यानी आपको गुड्स भी मिल रहे हैं और सर्विस भी मिल रही है। अब क्या अलग अलग बिल बनता है कि एम्बियंस का अलग बिल, खाने का अलग बिल, बिल तो एक ही बनता है, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहा गया है। कि रेस्टोरेंट केटरिंग वगैरह में जाते हो तो ऐसा नहीं है खाने का बिल अलग होगा और जो वेटर आपको लाके सर्विस दे रहा है उसका बिल अलग होगा, इसे कंबाइन करके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। ये लास्ट पॉइंट छोड़ दो, काम का नहीं है। ये था आपका शेड्यूल 2 जो क्लासिफिकेशन करके देता है कि क्या गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। अब चलते हैं शेड्यूल 3, नेगेटिव लिस्ट। ये स्टार्ट हो गया आपका सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ये बात करता है नेगेटिव लिस्ट की, यानी अब मैं जो आइटम बताऊंगा ये सप्लाई ही नहीं है, और सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी ही नहीं है। सबसे पहला ऑलरेडी बता चुका हूं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सर्विस देता है, बदले में एम्प्लॉयर कंसिडरेशन के रूप में सैलरी पे करता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, इस पे जीएसटी नहीं आता, इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। अच्छा, अब यहां कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे समझो मैं अपने बॉस के पास जॉब करता हूं। एक दिन बॉस ने बोला अंगद मेरे ना भाई की भी एक कंपनी है, उनका अकाउंटेंट कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे चला गया है, तो 1 महीना वहां जाके काम कर ले भाई। मैंने बोला कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं अपने बॉस के भाई की कंपनी में काम करने जा रहा हूं वो मेरे एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में थोड़ी ना है, वो तो मैं अलग से काम करने जा रहा हूं। वो जो पैसे मिलेंगे वो मेरी सैलरी नहीं है, उस पे जीएसटी आएगा। पर अगर मेरे एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में लिखा होता कि मेरा बॉस मुझे काम करने कहीं भी भेज सकता है, फिर वो भाई के पास भेजे या कहीं और भेजे, जो पैसे मिलेंगे वो सैलरी माना जाएगा और उस पे सप्लाई नहीं बनेगा। यानी याद करने की टेक्निक, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में कुछ भी लिख दिया अब वो सैलरी है, उस पे जीएसटी नहीं आता। और जब भी एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के बाहर जाओगे तो वो सैलरी बन जाएगा, और मैं सैलरी नहीं बनेगा, सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट समझो, मेरी रिटायरमेंट की एज थी 60 इयर्स की, 60 साल के बाद रिटायर होऊंगा, पर लॉकडाउन आया और बॉस को बहुत लॉसेस होने लगे। बॉस ने बोला अंगद सर हम आपको और एम्प्लॉय नहीं रख पाएंगे, हमें बहुत लॉस हो गया है, ये पकड़ो 10 लाख रुपए, आपका प्री मैच्योर टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन की टर्मिनेट होने से पहले ही आपको निकालना पड़ रहा है, सॉरी, ये 10 लाख रुपए पकड़ो और आप कहीं और जॉब ढूंढ लो। तो जो 10 लाख रुपए मुझे मिले, क्यों मिले? क्योंकि मेरा बॉस मुझे और नहीं रख पा रहा ड्यू टू क्राइसिस।
तो ये 10 लाख रुपए जो मुझे मिले हैं ये भी सैलरी के रूप में तो मिल रहे हैं कि जब तक न्यू जॉब नहीं मिल जाती अपना घर भर चलाओ, तो ये भी सैलरी है, इस पे भी जीएसटी नहीं आता, सप्लाई नहीं बनता। यानी प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन सैलरी बनता है, सप्लाई नहीं बनता। नॉन कंपीट फीस, जब मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया, उसने बोला चलो सर यहां से तो निकाल रहा हूं पर अगले 6 महीने तक या 1 साल तक जो भी बॉस बोले मेरे एरिया में कहीं और आप पढ़ाओगे नहीं। हो सकता है मैं किसी अकेडमी में पढ़ाता हूं एज ए एम्प्लॉय, अब कुछ दिक्कत आ गई, बॉस ने बोला सर आप काम अलग कर लेते हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं, पर उसने अग्रीमेंट में लिख दिया एक पॉइंट कि 1 साल तक जहां उसकी अकेडमी है मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं और जाके पढ़ाऊंगा। उसके लिए उसने मुझे 10 लाख रुपए पे करे। 10 लाख क्यों पे करे? ताकि मैं उसके एरिया में ना पढ़ाऊं, कहीं और जाके पढ़ाऊं 1 साल तक, 2 साल तक, वॉट एवर मे बी। ये सैलरी थोड़ी ना है, ये तो प्रोफेशनल फीस दिए रखी है मुझे तरह से, क्योंकि अब मैं उसका एम्प्लॉय नहीं बचा, पर एम्प्लॉय नहीं हूं उसके बाद भी 1 साल तक उसकी बात मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं? क्योंकि उसने मुझे नॉन कॉम्पिटिशन की फीस दी है कि भाई 1-2 साल तक जो भी डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट में यहां काम मत करना। ये सप्लाई है, ये सैलरी नहीं है, क्योंकि अब मैं एम्प्लॉय ही नहीं हूं उसका। ये सैलरी नहीं है, ये सप्लाई है। समझ आ गया? ठीक है। अगला पॉइंट बहुत सिंपल है, रीडिंग मत करना, सुन लो। कोर्ट और ट्रिब्यूनल, लॉयर की बात नहीं कर रहा हूं, कोर्ट की बात कर रहा हूं। आपको कोर्ट केस करना है, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, लॉयर आपसे जीएसटी चार्ज करेगा, वो अलग चीज है। आप कोर्ट गए, कोर्ट फीस भी लगती है, को आप केस लड़ते हो कोर्ट में तो कोर्ट फीस लगती है, ट्रिब्यूनल की फीस लगती है, उस पर जीएसटी नहीं होता। कोर्ट और ट्रिब्यूनल आपको जस्टिस दिलाने के लिए होते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लॉयर की फीस पे जीएसटी है, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है। अगला एमपी एमएलए जो होते हैं, या फिर कोई डिप्लोमैट्स होते हैं, गवर्नर होते हैं गवर्नमेंट के, या गवर्नमेंट की जो कमेटी होती है जैसे कि ट्राई कमेटी होती है जो सेलफोन वगैरह को, सेलफोन कह रहा हूं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कंट्रोल करती है, या लोकपाल कमेटी या कोई भी कमेटी जो गवर्नमेंट ने फॉर्म कर रखी हो, जो उसका चेयरमैन होगा, मेंबर होगा, उनको जो सैलरी वगैरह मिलती है वो उस पे जीएसटी नहीं है, वो सप्लाई नहीं है। याद करने की सिंपल टेक्निक, गवर्नमेंट, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सिंपल, और डीप में मत जाना इसके अंदर। ठीक है। अगला फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी। एक बंदा मर गया, उसको जलाने ले जा रहे थे, दफनाने ले जा रहे थे, जो भी जैसे भी लास्ट राइट्स होते हैं, जैसे दफनाने लगे या जलाने लगे, रोक दिया शमशान वालों ने, रुको, शमशान की फीस है 10,000 रुपए, इस पे जीएसटी आएगा वरना नहीं जलाने दूंगा। मुर्दा उड़ जाएगा, नहीं जलना, नहीं जीएसटी पे करना, नहीं जलूंगा मैं। ऐसे होता है क्या? नहीं होता। गवर्नमेंट कहती है जो जा रहा है आराम से जाने दो, हमको टैक्स नहीं चाहिए। तो एक बार बंदा मर गया ना, जब डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाते हैं, डेड बॉडी की अलग एम्बुलेंस होती है, उसको जलाने वाले या दफनाने वाले प्लेस तक ले जाने वाली एम्बुलेंस पे भी जीएसटी नहीं है, जलाने या दफनाने में भी जीएसटी नहीं है। मतलब जो भी लास्ट राइट्स होती हैं उस पे जीएसटी नहीं आता है। ठीक है। लैंड और बिल्डिंग ऑलरेडी बता चुका हूं पॉइंट में आपको। अभी देखा था बिल्डर वाले केस को अगर छोड़ दो, उसके अलावा जब भी सेल होगी बिल्डिंग का वो जीएसटी में नहीं आएगा, क्योंकि सेल ऑफ इमूवेबल पे जीएसटी नहीं आता। बिल्डर वाला एग्जांपल था, अभी मैंने बताया था कब जीएसटी आ सकता है। ठीक है। अगला एक्शनेबल क्लेम्स, इसमें सिर्फ इतना याद करो, लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग सप्लाई है, जीएसटी है। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग सप्लाई है, जीएसटी है। इसके अलावा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, जीएसटी नहीं आता, सप्लाई नहीं बनता। यानी आप जनरल बोलोगे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं है, 3 पे है। किस पे? लॉटरी पे है, बेटिंग पे है, गैम्बलिंग पे है। एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कवर करनी जरूरी है, एमसीक्यू बन सकता है। ये क्या होता है समझो। मैं इंडिया में बिजनेस करता हूं, मैं क्या करता हूं, फॉरेन से चीजें इंपोर्ट करता हूं, इंडिया में भी बेचता हूं और एक्सपोर्ट भी करता हूं। फॉरेन से इंपोर्ट करता हूं, इंडिया में भी बेचता हूं, बाहर एक्सपोर्ट भी करता हूं। एक बार क्या हुआ, अमेरिका से मैं सामान इंपोर्ट करने लगा था, ऑर्डर प्लेस कर रहा था, तभी ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आ गया मुझे कि सामान चाहिए, तो मैंने अमेरिका से खरीदा, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। इंडिया आया ही नहीं सामान, अमेरिका से खरीदा, ऑस्ट्रेलिया बेच दिया, इंडिया के बाहर बाहर ही चला गया सामान। जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। गुड्स इंडिया ही नहीं आए, किस बात का जीएसटी? इसे कहते हैं आउट एंड आउट सप्लाईज, मतलब बाहर से खरीदा, बाहर ही बेच दिया, इंडिया आया ही नहीं गुड्स, तो जीएसटी नहीं आएगा, नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। यानी विवेकानंद ने परचेज किया गुड्स अमेरिका से, बेच दिए कनाडा में, गुड्स इंडिया आए ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन ना गुड्स है ना सर्विस है। क्लियर हो गया?
ठीक है, ये पॉइंट्स काट देना, इंटर लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? ये थी आपकी नेगेटिव लिस्ट। यहां खत्म हुआ सेक्शन 7(1) के एबीसी क्लॉज, 7 सबसेक्शन 2 नेगेटिव, 7 सबसेक्शन 1A क्लासिफिकेशन जिसमें पड़ा शेड्यूल 2, फिर आया 7 सबसेक्शन 2 जिसमें आई नेगेटिव लिस्ट यानी शेड्यूल 3। आगे चलते हैं, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, ये क्या होता है? अब मैं ना, कई बार हम क्या करते हैं, हम बंडल बना के सर्विस देते हैं या गुड्स देते हैं। मतलब खरीदने एक चीज जाते हो, मिलती हैं दो चीजें। एग्जाम्पल के लिए, मैं लैपटॉप खरीदने गया, एग्जाम्पल लिख के बताता हूं, मैं लैपटॉप लेने गया, लैपटॉप था 1 लाख का, जिसका जीएसटी का रेट है मान लो 18%। साथ में चार्जर भी मिलता है मुझे, चार्जर मान लो 5000 का है और चार्जर पे जीएसटी रेट है मान लो 12%। जब लैपटॉप खरीदते हो चार्जर फ्री मिलता है ना? हाँ फ्री मिलता है, पर मैंने समझाने के लिए लिखा कि लैपटॉप 1 लाख का था, चार्जर 5000 का था, लैपटॉप पे जीएसटी का रेट 18%, चार्जर पे जीएसटी का रेट 12%। पर जब भी लैपटॉप खरीदोगे चार्जर फ्री मिलेगा, यानी वहां पे ये बात काम की ही नहीं होगी। सीधा 1 लाख के ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा, लैपटॉप लेके आ जाओगे, चार्जर फ्री मिलता है। यानी कि जब भी ऐसे गुड्स साथ में मिलते हैं आपको जो नेचुरली बंडल्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पेशली बना के दिया ये बंडल, ये हमेशा होता है। लैपटॉप के साथ चार्जर, फोन के साथ चार्जर, हमेशा होता है ना। ये नेचुरल बंडल चीजें हैं। कहीं होटल बुक करते हो तो ब्रेकफास्ट मिलता है साथ में उसके, ये चीजें नेचुरली बंडल्ड हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से बना दिया गया है। तो जब भी दो चीजें नेचुरल बंडल होती हैं, यानी कि ये रियल लाइफ में होती हैं, नेचुरली बंडल्ड होती हैं, और जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है, मतलब मेन कंपोनेंट। अब आप बताओ, लैपटॉप लेने गए, चार्जर फ्री मिला, प्रिंसिपल क्या है, लैपटॉप या चार्जर? सर लैपटॉप। फोन खरीदने गए, चार्जर फ्री मिला, प्रिंसिपल क्या है, फोन या चार्जर? सर फोन। होटल बुक किया, रूम बुक किया, ब्रेकफास्ट फ्री मिला, प्रिंसिपल क्या है, ब्रेकफास्ट या होटल? होटल। यानी कि अगर दो चीजों का या ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन नेचुरली बनता है, जिसमें से एक प्रिंसिपल होता है, तो अब हम उस पूरी सप्लाई के ऊपर, उस पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर वो जीएसटी का रेट लगाते हैं जो प्रिंसिपल का होता है। मतलब समझो, अगर इस केस में ऐसे होता कि आप लैपटॉप खरीदने गए, उसमें बिल में लिखा होता 95,000 का लैपटॉप, जीएसटी रेट 18%, 5,000 का चार्जर, जीएसटी रेट 24%, करो 12%। मतलब क्या हुआ, मैं लैपटॉप खरीदने गया था, 1 लाख का लैपटॉप था, पर बिल में डिफरेंस था। बिल में क्या था, 95,000 का लैपटॉप 18% जीएसटी, 5% का चार्जर 12% जीएसटी। मैंने बोला अलग अलग क्यों बना रहे हो? शॉपकीपर ने बोला मेरी मर्जी, आप तो 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेने आए हो, लेके जाओ, आपको क्या मतलब। अब बताओ, ये बात सही कह रहा है दुकानदार, गलत कह रहा है? सर गलत कह रहा है। नेचुरल बंडल है लैपटॉप के साथ चार्जर मिलना। प्रिंसिपल क्या है, लैपटॉप। तो चाहे 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 बिल में अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों ना हो, हम तो पूरे 1 लाख के ऊपर लैपटॉप यानी प्रिंसिपल सप्लाई वाला ही जीएसटी लगाएंगे। मतलब अगर कोई दो चीजें नेचुरली बंडल्ड हैं जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है, तो चाहे बिल में अलग अलग क्यों ना कर रखा हो, हम पूरे बिल के ऊपर वही रेट लगाएंगे जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर सर। इसे कहा जाता है कॉम्पोजिट सप्लाई। आओ आगे देखते हैं। एक होता है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब आपने 2, 3 या ज्यादा आइटम्स को एक साथ बंडल बना तो दिया, पर वो नेचुरल नहीं है। यानी बंडल बना तो दिया, पर ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी कोर्स में बनता है। एग्जांपल, दिवाली के टाइम मिलते हैं गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर में चॉकलेट डाल दो, जूस डाल दो, कोल्ड ड्रिंक डाल दो, चिप्स डाल दो, वेफर डाल दो, आपका ऑप्शन है ना। ये तो ऐसा तो नहीं है कि हर गिफ्ट हैम्पर सेम ही होता है, कई में मिठाई होती है, ड्राई फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। यानी कि गिफ्ट हैम्पर वाला जो बंडल है ये नेचुरल नहीं है, ये तो मैन मेड है, हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग तो कुछ भी बना दो यार ऐसे बंडल को आप।
तो अगर कोई चीज नेचुरल बंडल नहीं है, जो कि होती ही होती है, लैपटॉप के साथ चार्जर होता ही होता है। अब गिफ्ट हैम्पर में जरूरी तो नहीं है ना चॉकलेट हो सकता है चिप्स हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, मिठाई हो, चॉकलेट हो ही ना हो। यानी ऐसा कोई बंडल जो नेचुरल नहीं है, बस बना दिया गया है फॉर द सेक ऑफ बना दो। एग्जाम्पल गिफ्ट हैम्पर। ऐसे केस में हम दो चीजें क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं, भाई साहब जो बंडल आपने बनाया जो नेचुरल नहीं है, इसमें जितने आइटम हैं, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चिप्स, क्या इसका अलग अलग अमाउंट दे रखा है? यानी अगर हैम्पर 2000 रुपए का है तो क्या 2000 का ब्रेकअप दिया हुआ है कि उसमें चॉकलेट कितने की है, कोल्ड ड्रिंक कितने की है, जूस कितने का है? अगर ब्रेकअप दिया हुआ है तो जितने का जूस उस पे जूस वाला जीएसटी रेट, जितने की कोल्ड ड्रिंक उस पे कोल्ड ड्रिंक का जीएसटी रेट, जितने की चॉकलेट उस पे चॉकलेट का जीएसटी रेट लगा दो। पर अगर बंडल ऐसा है जिसका ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, तो अब क्या करोगे? जितने उसमें आइटम है, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, जिसका सबसे ज्यादा जीएसटी रेट होगा, जिसका सबसे ज्यादा जीएसटी रेट होगा, वो हम पूरे हैम्पर के ऊपर लगा देंगे। यह फर्क है कॉम्पोजिट और मिक्स्ड में। कॉम्पोजिट में ब्रेकअप हो या ना हो, जो नेचुरल बंडल है उसमें जो प्रिंसिपल का रेट है वही टोटल पे लगता है, ब्रेकअप गिवन हो या ना हो। मिक्स्ड के अंदर जो नेचुरल बंडल नहीं होता है, इसमें अगर ब्रेकअप गिवन है तो जो आइटम गिवन है उसमें जो जीएसटी रेट होगा वो लगा दो। पर ब्रेकअप गिवन नहीं है तो पूरे हैम्पर, पूरे बंडल में जिसका सबसे ज्यादा जीएसटी रेट होगा वो पूरे अमाउंट पे लग जाएगा। और एग्जांपल करके बताता हूं, समझ आएगा आपको। बताओ, लैपटॉप दिया, उसके साथ बैग और चार्जर मिला, तीन चीज मिली, लैपटॉप, बैग और चार्जर। कॉम्पोजिट है मिक्स्ड से नेचुरल बंडल्ड है, कॉम्पोजिट है, तो जीएसटी रेट पूरा किसका लग जाएगा? लैपटॉप का। अगला, गिफ्ट हैम्पर बनाया, स्वीट, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, ये वो। अब बताओ किसका जीएसटी रेट लगाओगे? एग्जांपल के लिए इसमें गिवन है वाटर, जो एरेटेड वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जीएसटी रेट 28% है, ड्राई फ्रूट का 12%, केक का 18%। हाईएस्ट कौन सा है? सर एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक, जूस। तो 28% से पूरे हैम्पर का लग जाएगा जीएसटी रेट। जितने का भी हैम्पर होगा पूरे के ऊपर 28% लग जाएगा जीएसटी का रेट। अगला बताओ, 5 स्टार होटल है, उसने पैकेज दिया कि रूम के साथ ब्रेकफास्ट भी देंगे। कॉम्पोजिट या मिक्स? सर नेचुरल कोर्स में होता है रूम के साथ ब्रेकफास्ट, कॉम्पोजिट सप्लाई। रूम का रेट पे जीएसटी 18%, खाने पीने पे 28%। प्रिंसिपल क्या है? ब्रेकफास्ट है, रूम? सर प्रिंसिपल आपका रूम है तो 18% पूरे अमाउंट पे लग जाएगा जीएसटी रेट। ओके, 5 स्टार होटल ने ब्रेकफास्ट भी दिया, साथ में दिल्ली दर्शन भी कराया जिसके 8000 रुपए लिए। दिल्ली दर्शन कराना मतलब घूमना फिराना, ये नेचुरल कोर्स नहीं है। होटल वाले करा सकते हैं घूमना फिरना, पर वो नेचुरल नहीं है, वो अपने मांगा होगा उनसे। हर बार नहीं होता कि रूम बुक कराओ तो आपको घुमाया भी जाता है साथ में, यानी ये अब मिक्स्ड हो गया, ये अब कॉम्पोजिट नहीं बचा। होटल का रेट जीएसटी का 18%, घूमने फिरने का 5%, पर हम टोटल के ऊपर कितना लगा देंगे? 18%। अगर क्लासिक, अगर यहां बाइफर्केशन दिया होता कि रूम इतने का, दिल्ली दर्शन इतने का, तो रूम पे लगाते 18, दिल्ली दर्शन पे 5, पर यहां ब्रेकअप नहीं दे रखा, टोटल 8000 दे रखा है, तो अब टोटल पे लगा देंगे हाईएस्ट रेट यानी कि 18%। अगला, अमन ने कार खरीदी, बोला मुझे कार चलाने नहीं आती, घर तक डिलीवर कर दो। शोरूम वाले डिलीवर कर दी। नॉर्मल चीज है यार, कार खरीदते हो, कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदते हो, घर डिलीवर तो कर सकते हैं ना आपके, नॉर्मल चीज है। तो देखो, कार का जीएसटी रेट 28%, ट्रांसपोर्टेशन 5%, नेचुरल बंडल है, बिल्कुल नेचुरल बंडल है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? घर, ट्रांसपोर्टेशन या परचेज? सर परचेज प्रिंसिपल है, कार खरीदी वो प्रिंसिपल है, तो पूरी ट्रांजैक्शन को लग जाएगा 28% का। अगला देखो, मैं कार सर्विस कराने गया था, सर्विस वाले ने बोला सर बैटरी खराब हो गई है, बैटरी बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा बदल दे बैटरी, उसने बैटरी बदल दी। अब मुझे बताओ, बैटरी बदलना और कार की सर्विस कराना नेचुरल है? नेचुरल नहीं है। हर बार जब कार सर्विस होने जाती है, हर बार बैटरी चेंज नहीं होती कार की, वो तो नया कंपोनेंट डाला जा रहा है, यानी मिक्स सप्लाई है। ये सर्विस के साथ बैटरी मिक्स्ड है, हर बार नहीं होता ये चीज, खराब है बैटरी तो ही चेंज हो रही है, यानी ये बन गया मिक्स्ड। बैटरी का रेट 28% है, कार की सर्विस का रेट 18% है। अगर टोटल बिल दे दिया होगा मुझे,
नहीं बताया रिपेयर वाले ने बैटरी कितने की डाली है, पूरा बिल बना के दे दिया मुझे 10,000 रुपए का, तो पूरे 10,000 में लग जाएगा 28% जीएसटी रेट। पर अगर ब्रेकअप दिया होगा कि बैटरी 6,000 रुपए की थी, कार की सर्विस 4,000 की थी, तो बैटरी पे लगेगा 6,000 पे 28%, कार पे लगेगा 18%। क्लियर हो गया? ये था आपका मिक्स्ड और कॉम्पोजिट। यहां खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 2 सप्लाई। हमने कितना पढ़ा देखो, फ्लो समझो। पहले हमने पढ़ा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या सप्लाई है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। उसके बाद पढ़ा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A जो सप्लाई बन चुका है वो गुड्स का या सर्विस का है। फिर देखा 7 सबसेक्शन 2 नेगेटिव लिस्ट यानी शेड्यूल 3 क्या सप्लाई नहीं है। फिर हमने देखा अगर कई बार कंफ्यूजन होता है कि साथ में एक गुड्स से एक सर्विस दी जा रही है या दो गुड्स से ज्यादा साथ में दिए जा रहे हैं या दो सर्विस से ज्यादा साथ में दी जा रही हैं, तो किसका रेट लगाओगे। तो यहां पढ़ा हमने कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड है। ये था आपका पूरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर ऐसा है मैंने बहुत डीप में कराया है रिवीजन में भी, क्योंकि ये पूरे जीएसटी का आपका फ्लो बनाएगा। ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक है यार, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा चैप्टर आप पूरा कोर्स आपका ग्रिप में आएगा। ठीक है, तो आप इसको करो। इसके भी एमसीक्यू में अपलोड कर दूंगा, वो आप सॉल्व करो साथ साथ। अब आपका काम शुरू होता है दोस्तों। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, पर मुझे फीडबैक चाहिए आपका कमेंट्स में। पहली वीडियो का आपने फीडबैक दिया, मुझे खुशी हुई। अब सेकंड का भी फीडबैक दो तो मैं और मोटिवेट होऊंगा और आने वाली वीडियोस पे और अच्छे से वर्क करूंगा। तो मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। एमसीक्यू सॉल्व करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो दोस्तों को, उनका भी भला करो अगर आपको अच्छी लग रही है तो, और कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, चलो बाय।